माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन। तो आज हम बुक 2 के चैप्टर 2 पे, ये आपको आपके सिलेबस का 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर जो है बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ की गई है। तो देयर इज़ नो नीड टू वरी, आज ये चैप्टर आपका सबसे फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर में हमें बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। हम लोग जो है अपने रिलीजन के बारे में जानेंगे, किस तरीके से इंडिया में रिलीजियस बिलीव्स जो है, प्रैक्टिसेस जो है वो और डेवलप हुई पहले ज़माने में। जैसे हमारे यहाँ कितने सारे रिलीजन है हमारी कंट्री में, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, देयर आर मेनी रिलीजन्स, ठीक है। तो वो सब रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिसेस उस समय में कैसे चलती थी ये आप जानोगे। बहुत लंबे टाइम पीरियड को हम पढ़ने वाले हैं इस वाले चैप्टर में। देख सकते हो आप यहाँ पे, नाम ही चैप्टर का क्या है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। पहले हम भक्ति मूवमेंट के बारे में जानेंगे, फिर हम सूफिज्म के बारे में जानेंगे, और साथ ही के साथ में रिलीजियस बिलीफ्स में जो जो चेंज आए। टाइम पीरियड बहुत लंबा रहने वाला है इस चैप्टर का, 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक का टाइम हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत लंबे टाइम पीरियड को स्टडी करेंगे। 8th सेंचुरी मतलब क्या हुआ, 701 से 800 CE, ये टाइम पीरियड 8th सेंचुरी रहा। और 18th सेंचुरी क्या हुआ, 1701 से 1800 CE, ठीक है। CE या AD आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये इतना लंबा टाइम पीरियड, मतलब 8 से 18 सेंचुरी का आप खुद लगाओ कितने साल हो रहे हैं, हज़ारों सालों का टाइम पीरियड हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। तो ये वाले चैप्टर में हमें सबसे पहले बता रखा है कि अभी तक हम लोगों के जो हमारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने रिलीजियस बिलीव्स के बारे में कहाँ से पता करा था, उन्होंने स्ट्रक्चर्स से पता करा था। जैसे कि हमने चैप्टर 4 थिंकर बिलीव में पढ़ा कि भाई स्तूपास मिले एंड उनको बुद्धिज्म से एसोसिएट करा गया, समझा गया अच्छा ठीक है ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के, ठीक है। हमने मंदिर के बारे में भी वहाँ पे पढ़ा था कि मंदिर बनने के लिए क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करा जाता है, किस टाइप से मंदिर बनते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। आज इस चैप्टर में बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। और अब इस टाइम पीरियड के दौरान हमारे हिस्टोरियंस के पास न्यू सोर्सेज आने लग गई थी कंट्री के रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को जानने के लिए। वो न्यू सोर्सेज क्या थी, कवियों की, साधु संतों की बोली गई बातें। आपने कबीर दास के बारे में सुना होगा, ठीक है, गुरु नानक देव जी, ठीक है। इन सब की जो बातें हैं, जो इनका पूरा लाइफ पीरियड के बारे में आप पढ़ोगे, किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुई सोसाइटी, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। अलवर्स एंड नयनर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अलवर्स जो विष्णु जी की भक्ति में लीन रहते हैं और नयनर जो शिव जी की भक्ति करते हैं, उनके बारे में जानेंगे, किस तरीके से वो डेवलप हुआ। सूफी कल्चर कैसे इंडिया में आया, ठीक है, और सूफी कल्चर कैसे इंडिया में डेवलप हुआ, ये सब हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। अब मैंने क्या कहा, इस वाले चैप्टर की सोर्स क्या है। जैसे चैप्टर 4 की सोर्स क्या थी हमारे पास में, भाई स्ट्रक्चर्स थे, ये स्तूपा मिला है, ये जनरल टेक्स्ट है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये चैप्टर 4 की सोर्सेज थी। इस चैप्टर को समझने के लिए जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने किस चीज़ को पढ़ा, उन्होंने पढ़ा कवियों की और जो साधु संत है उनकी बोली गई बातों को, ठीक है। उन्होंने जो कुछ भी अपनी लाइफ पीरियड में जो है उन्होंने समझा और जो उन्होंने प्रवचन दिए, जो उनकी बातें जिनसे क्या की सोसाइटी जो है उनसे इन्फ्लुएंस हुई और उनके फॉलोअर्स बने, वो हम पढ़ेंगे। बट ये चीज़ भी हमें बताई गई है यहाँ पे कि देखो, जब कोई साधु संत होते थे या कोई बहुत बड़े कवि है ना, क्या होता था कि जब वो जिंदा रहते थे, जब उनकी लाइफ पीरियड के दौरान में, तो उनकी बातों को लिखा नहीं गया था, ठीक है। उनकी बातें इन वर्बल फॉर्म जो है पूरे देश में, हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में मूव होती रहती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब उनकी डेथ के बाद, जैसे कोई बहुत बड़े कवि, उनकी डेथ के बाद, कोई बहुत बड़े साधु हैं, उनकी डेथ के बाद कई बार ऐसा हुआ कि फिर उनके जो आगे के डिसाइपल्स हैं उन्होंने उनकी बातों को लिखा और फिर वो जो है हमारे पास टेक्सचुअल ट्रेडिशन में आई। वो अपने ज़माने में बोलते थे व्हेन दे वर लाइव, बट धीरे धीरे फिर उन्हें लिखित में किया गया उनके डिसाइपल्स द्वारा, और फिर वो आई। जैसे हमने बुद्धा के बारे में भी पढ़ा था कि बुद्धा की ज़्यादातर टीचिंग्स वर्बल थी, बाद में उनके डिसाइपल्स ने उसको जो है एक रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करा था त्रिपिटकास में। वैसे ही यहाँ पे भी हुआ है। तो न्यू सोर्सेज हमारे पास आ रही थी दैट जो सेंट्स होते थे, जो पोएट्स होते थे, उनकी कही गई बातों को उनके डिवोटीज़ ने लिखा। अब इसके ऊपर हम पूरे तरीके से, मतलब 100% तरीके से कई बार भरोसा नहीं भी कर पाते, क्योंकि जो डिवोटीज़ होते थे ना, जो भक्त होते थे, मतलब वो सेंट है, उनके फॉलोअर्स हो गए, वो कई बार अपने पास से भी कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर देते थे। तो कई बार जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं वो 100% उस पर भरोसा नहीं करते, बट हमारे पे और भी बहुत सारी सोर्सेज है, ठीक है। तो सोर्स कौन सी है, एक तो हो गई उनकी कही हुई बातें, दूसरी क्या है
हिस्टोरियंस ड्रॉन हेगियोग्राफीज और बायोग्राफीज ऑफ स्टेट। अब हेगियोग्राफी क्या होता है मैंने आपको शायद पहले बताया ना हो। देखो आप बायोग्राफी देखते हो आजकल, जैसे आपकी कोई बहुत फेवरेट क्रिकेटर है, आपने उनकी बायोग्राफी देखी होगी, या फिर आप कोई बहुत फेमस, आपको कोई इंसान इंस्पायर करता है, मे बी आप उनकी बायोग्राफी देख लो। वैसे ही जब किसी सेंट की, साधु संत की बायोग्राफी लिखी जाती है तो उसको बायोग्राफी नहीं कहते, उसे हेगियोग्राफी कहते हैं। और रिलीजियस ट्रेडिशन के बारे में पढ़ने के लिए हम हेगियोग्राफीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। सोर्सेज हमारे पास ये है, इस पे ये है, दे मे नॉट बी एक्यूरेट, ऐसा नहीं है 100% ट्रू होंगी वो, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं लिखी है, वो उनके फॉलोअर्स ने लिखी है, बट स्टिल काफ़ी कुछ जानने को हमें उनसे मिल जाता है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक 1 पे, अ मोजाइक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस। मोजाइक मोड आपने कैमरे में देखा होगा, फ़ोन में एक इतनी सारी पिक्चर्स निकल कर आ जाती है, ऐसा ग्रिड पैटर्न बन जाता है कैमरे के अंदर, और वो अगर आप वैसे कोलाज करोगे तो बहुत सारे चीज़ों को मिला के जब एक आपके सामने विजुअल मिलता है तो उसको मोजाइक मोड कहते हैं। अब हमारे यहाँ पे एक ऐसा समय आया था when there were mosaic of religious beliefs and practices। ये एक ऐसा टाइम आया जहाँ गॉड की वर्शिप करी जो है जाने लगी, वो बहुत ज़्यादा ना इलेबोरेट हो गई, यानी कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्कल्पचर्स मिलने शुरू होते हैं, मूर्तियाँ मिलनी शुरू होती है हमारे भगवानों की जो है इन हिस्टोरियंस को, ठीक है। इन्हें विष्णु जी की मूर्ति मिलती है, इन्हें शिव जी की मूर्ति मिलती है, इन्हें तौर तरीके पता चलते हैं कि कैसे हमारी कंट्री के अंदर शिव जी को जो है पूजा जाता है, कैसे विष्णु जी को पूजा जाता है, कैसे हमारी देवियों को, जो हमारी गॉडेस हैं, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, कैसे उनको पूजा जाता है, ये सब इन्हें पता चलना शुरू होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोजाइक, ठीक है, कि हमारे जो है इतने सारे जो है हमारे गॉड्स हैं जिनको हम लोग पूछते हैं, तो वो ये लोग समझने की कोशिश करते हैं इस टाइम पीरियड में कि इंडिया में इस तरीके से चलता था। अब ये जो हिंदू वर्ड है ना, हिंदू वर्ड ये भी कैसे बना, जैसे हम लोग हिंदूज कहते हैं कि जो हम हिंदू है, तो ये हिंदू वर्ड कैसे आया ये हम जानेंगे, तो काफ़ी कुछ नॉलेज मिलती है हमें इस चैप्टर पे, ठीक है। तो ये जो टाइम था यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस दिखने शुरू हो गए थे। अब क्या हो रहा था, लोग मंदिर जाके पूजा करते थे, ठीक है। अब वैदिक ट्रेडिशन के साथ में एक और चेंज आया था, पुराण्स की कंपाइलेशन होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। पुराण आपने सुना होगा, विष्णु पुराण के बारे में, शिव पुराण के बारे में, हाँ, तो इनकी कंपाइलेशन होनी शुरू हो गई थी। और ये हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा था, क्यों? क्योंकि जो पुराण्स लिखे गए थे गाइज, वो एक सिंपल संस्कृत में लिखे गए थे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स संस्कृत में नहीं लिखे गए थे जैसे हमारे वेदास होते थे। जो वेदास थे उनको सिर्फ ब्राह्मण पढ़ पाते थे या फिर क्षत्रिय पढ़ते थे, क्योंकि उनको ब्राह्मण संस्कृत बिल्कुल प्रॉपर वाली सिखाते थे। बाकी लोग वेदास को नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट संस्कृत में लिखी होती थी, ब्राह्मण पढ़ते थे, वही समझाते थे। अभी यहाँ पे जब पुराणास का कंपाइलेशन होना शुरू होता है, पुराण्स का, तो ये एक बून होता है, बिकॉज ये सिंपल संस्कृत में लिखा जाता है और लोकल पीपल भी, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने पुराण्स को पढ़ा, एंड इवन वुमेन ने भी पढ़ा, और फिर वो जो है भक्ति में लीन हुए विष्णु जी की, शिव जी की, एंड इस तरीके से हमारी कंट्री में जो है फिर अलग अलग, जैसे विष्णु जी के भक्त जो है वो अलवर्स सेक्ट निकल के आया, फिर जो है नयनर्स आए, ये सब चीज़ें इस तरीके से हमारे यहाँ पे डेवलप हुई। यही चीज़ आपको बता रखी है, ठीक है। तो टॉपिक 1.1 देखते हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। अब कल्ट मतलब क्या होता है ये देख लो। कल्ट मतलब होता है कोई ऐसा ग्रुप जो एक ऐसी रिलीजियस बिलीफ को प्रैक्टिस कर रहा है जो मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। अब हमारी कंट्री बहुत अलग सी है, मतलब एक दूसरे से सब अलग अलग प्रैक्टिसेस है। अब हमारी कंट्री में बहुत सारी अलग अलग प्रैक्टिसेस होती है, इसलिए लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। अब देखो एक समय हमारी सोसाइटी में ऐसा आता है, आपने पहले मैंने आपको बताया कि देखो जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स थे ना वेदा के अकॉर्डिंग, वो बहुत रिजिड थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिजिड हुआ करते थे। वेदा सब पढ़ के समझ भी नहीं पाते थे। पर धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू होते हैं। पहला चेंज जो है हमारी सोसाइटी में आता है वो था प्रोसेस ऑफ डिसअमेंटिंग ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियाज़, यानी कि जो ब्राह्मण्स के आइडियाज़ थे वो डिसअमेंट, यानी कि वो पूरी कंट्री में अब स्प्रेड होने लगते हैं। स्प्रेड कैसे होते हैं? स्प्रेड होते हैं पुराण्स के आने के बाद, जो मैं आपको बता चुकी हूँ दैट पुराण्स का जब कंपाइलेशन हुआ वो सिंपल संस्कृत में हुआ, उसे लोगों ने पढ़ा, वो समझ पाए अच्छे तरीके से। वेदास को वो इतना समझ नहीं पाते थे। जो पुराण्स थी वो एक से उनको वुमेन को भी पढ़ना अलाउड था, शूद्रास भी पढ़ते थे, ये लोग वैदिक लर्निंग के लिए अलाउड नहीं थे। तो इस वजह से जो है यहाँ पे हमारी कंट्री के पूरे मतलब स्प्रेड हुई इन्फॉर्मेशन। साउथ में आप पढ़ोगे कि कैसे अलवर्स नया नया डेवलप हुए, कैसे हुए, बिकॉज दे पुरानास जो है प्रॉपर हर जगह फैल जाते, ठीक है। सेकेंड जो हुआ हमारे यहाँ पे बहुत सारे मतलब रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिसेस ना बढ़ने लग गई,
एक तरीके से आप मानो कि लोग भक्ति में और ज़्यादा जो है इन्वॉल्व होने लग गए, मंदिर जाने लग गए, भगवान को पूजा करनी स्टार्ट कर दी। ये सब चीज़ें बहुत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जब लोकल लोगों ने पुराण पढ़ी, उन्होंने वो सब पढ़ा, तो तब वो उसमें जो है उसका साथ दे पाए। ठीक है। सेकेंड ये था कि जो ब्राह्मण्स थे, अब ब्राह्मण्स ने भी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। वैसे ब्राह्मण्स का हमने वैदिक लर्निंग में देखा था ना किस तरीके का हमारा सिस्टम था, धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग चलता था। अब धीरे धीरे समय ऐसा आया कि ब्राह्मण्स एक्सेप्टिंग एंड रीवर्किंग द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर सोशल कैटेगरीज। ज़्यादातर लोकल डेटीज जगह हो गए जो, या जो लोकल एरियाज़ में जो भी कल्चर चल रहा होता था, धीरे धीरे ब्राह्मण्स ने उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट जब उनको समझा तो उनको एसोसिएट भी करा गया ग्रेटर ट्रेडिशन से। अब आपकी बुक में एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा है ग्रेटर ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन। ठीक है। अभी ग्रेटर ट्रेडिशन क्या है मैं आपको बताऊँ। ग्रेटर ट्रेडिशन उसे कहते हैं मतलब कि वो रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिस है जिसे राजा वगैरह पूजा करते हैं। जैसे कि कोई गॉड है, कोई भगवान जी है, गॉड जो कोई ऐसी प्रैक्टिस है, रिलीजियस बिलीफ है जिसे सिर्फ राजा, ब्राह्मण, बड़े बड़े लोग, अमीर अमीर लोग पूजा करते हैं। लिटिल ट्रेडिशन में था जो लोकल पॉपुलेशन, जो प्रजा होती थी ना, जो उनको पूजा करती थी। ऐसा हिस्टोरियंस ने कहा। बाद में लोगों ने कहा कि ये चीज़ सही नहीं है कि ग्रेटर और लिटिल वर्ड यूज़ करा जाए। ट्रेडिशन है, कोई किसी को ग्रेटर और लिटिल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज़ को अग्री भी करा। अब एक समय हमारे यहाँ पे ऐसा है जब ग्रेटर और लिटिल ट्रेडिशन एसोसिएट होने शुरू हो जाते हैं, मिक्स होने शुरू हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है जगन्नाथ जी के एग्जाम्पल से। आई होप आपको पता होगा जगन्नाथ जी के बारे में। तो जगन्नाथ जी कौन है? विष्णु जी की ही फॉर्म है। ठीक है। तो ये धीरे धीरे ये एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या था? लोकल डेटी थे। जगन्नाथ जो है उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ जी लोकल डेटी थे। अब जब ये हिस्टोरियंस यहाँ पे गए तो ये बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है और साथ में उनकी बहन की सुभद्रा जी की और जो इनके भैया हैं, इनकी मूर्ति ना वुडन बनी हुई थी, वुड की बनी हुई थी। और वैसे जो इन्होंने देखा था हमारे यहाँ पे, अब ये तो नए आए थे ना, तो ये धीरे धीरे समझ रहे थे चीज़ों को। वैसे इन्होंने जब देखा हमारी विष्णु जी की मूर्ति को बाकी इन कंट्री के हमारे कॉर्नर्स में, तो इन्होंने ये स्टोन की मूर्ति देखी थी और ये फॉर्म बिल्कुल अलग है ये हमारी विष्णु जी की मूर्ति पे। तो ये लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये एक ऐसा समय आ रहा था जहाँ पे जो है एसोसिएशन, हमारे जो आइडियाज़ है ना पूरी कंट्री में, वो मिक्स होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, हाँ, विष्णु जी को जो है एसोसिएट करे जाने लगा विद द जगन्नाथ जी। ठीक है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है कि हाँ, जब इन्होंने समझा कि हाँ जो जगन्नाथ जी हैं वो विष्णु जी ही है। समझ गए? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे इसलिए बता रखिए कि इस तरीके से हमारी आज तो हमें पता है, आज हमें पता है कि विष्णु जी के अवतार हैं कृष्ण जी, आज हमें पूरी स्टोरी पता है। बट उस जमाने में सब कुछ कैसे हुआ था ये आपको यहाँ पे बता रखा है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। इनफैक्ट many beliefs and practices were shaped through a continuous dialogue between what sociologists have described greater and little tradition। यानी कि जगन्नाथ जी एक लोकल डेटी थे। ठीक है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा जो जगन्नाथ जी हैं वो विष्णु जी है, यानी कि वो कृष्ण जी के ही एक फॉर्म है। तो वो धीरे धीरे जाके हमारी सोसाइटी को समझ में आया। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्रोसेस इज एविडेंट एट पुरी, ओडिशा, where the principal deity was identified by the 12th century। 12th century में आइडेंटिफाई करा गया था हमारे प्रिंसिपल डेटी को एज द जगन्नाथ, लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, अ फॉर्म ऑफ विष्णु। ठीक है। तो जब इन्होंने देखा साइकोलॉजिस्ट ने, जो ये हिस्टोरियंस है, तो ये तो काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ पे हमारी विष्णु जी की जो मूर्ति है स्टोन में है और यहाँ पे वुडन में है। वी नो ऑल द स्टोरी। ठीक है। नेक्स्ट जो इस समय में हो रहा था वो था माता की, जो हमारी गॉडेसेस हैं उनकी वर्शिप होनी भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। बेसिकली ये चीज़ ना आपको ऐसा नहीं है इसी समय में हुई होगी, बहुत समय से होती है। ये हिस्टोरियंस पता लगा रहे हैं कि उनको रिटन में जो प्रमाण मिली है ना वो इस ज़माने की मिल रही है। समझ गए? तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, इनको ये वाले टाइम पीरियड में बहुत सारी ना मूर्ति मिलनी शुरू होती है माता की, जिनमें जो है हमारी गॉडेसेस की, जिसमें प्रॉपर जैसे जो है पत्थर पे मूर्ति बनी होती है, तो वो सब इन्हें मिलना शुरू होता है। फिर इन्होंने देखा कि वो जो हमारी गॉडेसेस हैं उन्हें किन से एसोसिएट करा गया है, हमारे पुराण्स के जो मेजर डेटीज़ है, जैसे कि हमारे सुप्रीम लॉर्ड से। जैसे लक्ष्मी जी की पूजा की गई। लक्ष्मी जी कौन है? विष्णु जी की वाइफ है। पार्वती माता वो कौन है? शिव जी की वाइफ है। तो ये सब चीज़ें जो है समझ में आनी इनको शुरू होती है। वर्शिप ऑफ गॉडेस ऑल्सो। तो ये टाइम कौन सा आया हमारे यहाँ पे? रिलीजियस, क्या बोला है, मोजाइक क्यों बोला है? क्योंकि इतनी सारी रिलीजियस बिलीफ हो रही थी। ठीक है। और इसी से भक्ति मूवमेंट लॉन्च होता है। लोगों ने भगवान को पूजा करनी शुरू करी, वो भक्ति में लीन हुए, एंड दिस इज हाउ भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन आवर कंट्री। ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। देखो जो तांत्रिक प्रैक्टिस है, यहाँ पे मैं तांत्रिक प्रैक्टिसेस की बात, आजकल हम तांत्रिक प्रैक्टिस को काफ़ी अलग समझते हैं, बट अगर हम उस ज़माने की बात करें
तो जो गॉडेस, जब गॉडेस को पूछा जाता था ना, देवियों को, ठीक है, जैसे माता रानी की पूजा हो रही है, दुर्गा माता की पूजा हो रही है, जब गॉडेस को पूछा जाता था उस चीज़ को तांत्रिक वर्ड बोला जाता था, आज वाला तांत्रिक नहीं, ठीक है। तो गॉडेसेस की पूजा को जो है तांत्रिक बोला जाता था, और तांत्रिक प्रैक्टिसेस ने ना बहुत ज़्यादा ना ये फेमस हुई हमारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुई। रीज़न एक था कि तांत्रिक प्रैक्टिसेस में ना कोई भी वो नहीं करा जाता था, सोशल ऑब्लिगेशन को फॉलो नहीं करा जाता था कि भाई ये ब्राह्मण से कर सकते हैं, ये अपर कास्ट ही कर सकते हैं, नहीं। जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस थी वर वाइड स्प्रेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत जगहों पे तांत्रिक प्रैक्टिस होती थी। इट वाज ओपन टू वुमेन ऑल्सो, हर लेडी को अलाउड था तांत्रिक प्रैक्टिस। तांत्रिक प्रैक्टिस मतलब देवियों को पूजना हर लेडी को अलाउड था, एंड साथ ही के साथ में कोई कास्ट का, कोई क्लास का इसमें डिफरेंस फॉलो नहीं कर। जैसे वैदिक में हमने पढ़ा कि भाई वेदास पढ़ने की तो परमिशन ही क्षत्रिय एंड ब्राह्मण्स को थी, यहाँ पे तांत्रिक प्रैक्टिसेस जब स्टार्ट होती है तो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करा गया। जिनको अनटचेबल्स भी कहा जाता था वो भी तांत्रिक प्रैक्टिस करते थे, यानी कि देवियों को पूजते थे। अब इस चीज़ का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा हमारी सोसाइटी पे, और धीरे धीरे इस चीज़ को शैविज्म में और जो हमारा जो विष्णु जी की पूजा है उस चीज़ में भी देखा गया। वहाँ पे भी जो है लोगों ने अनटचेबिलिटी, कास्ट, कलर, उस सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं देखा, एंड दे बिकेम द फॉलोअर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। मैनी ऑफ दीज आइडिया इन्फ्लुएंस शैविज्म एज वेल एज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में भी ऐसे ही होता है, बुद्धिज्म में भी कास्ट, कलर, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती है, इवन शैविज्म में भी। बट स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये चीज़ कि ये नहीं देखा जाएगा कौन सी कास्ट के हैं, ये हायरार्की और ऑर्डर को नहीं देखा जाएगा, पूजा करनी है आपको तो आप कर सकते हैं। ये स्टार्ट हुआ था तंत्रिक प्रैक्टिसेस से, यानी कि देवियों की पूजा से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी हमारी कंट्री में, और फिर धीरे धीरे बाकी वालों को भी इस चीज़ ने इन्फ्लुएंस करा। ऑल ऑफ दीज समवट डिवर्जेंट एंड इवन डिस्पैरेट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वुड केम टू बी क्लासिफाइड एज हिंदूज, और इन सब बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को हिंदू वर्ड बोला गया। क्या बिलीव? शिव जी को पूजा करने को, विष्णु जी की पूजा करने को, जिस तरीके से ये लोकल डेटीज़ को एसोसिएट करा गया हमारे सुप्रीम लॉर्ड से, जैसे कि जगन्नाथ जी को एसोसिएट करा गया विष्णु जी से। जब ये सब चीज़ें समझ में आई हमारे हिस्टोरियंस को, ये सब चीज़ें जब पूरी निकल कर आती हैं, तब इन सभी प्रैक्टिसेस को नाम दिया गया हिंदूज, यानी कि जो भी लोग ये सभी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो कौन है? वो है हिंदूज। यहाँ पे गिवन है ऑल ऑफ दीज समवट डाइवर्जेंट एंड इवन डिस्पैरेट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ये सभी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस कम टू बी क्लासिफाइड हिंदूज ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट मिलेनियम। ये सभी प्रैक्टिसेस को मिला के शब्द निकला हिंदूज, ठीक है। अब जो है ये जो प्रैक्टिसेस है ये कई बार वैदिक जो हमारी वेदास है ना उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट नहीं, इनको वेदास को, पुराणस को, इन सबको मिला के वर्ड निकलता है हमारा हिंदूज, ठीक है। अब एक चीज़ है जो यहाँ बताई गई वो है कि वेद, जो हमारे वेद हैं, वेद्स के सुप्रीम जो जहाँ पे गॉड की बात हुई है उनमें वो कौन है? अग्नि, इंद्र एंड सोम, ठीक है। वेद में ज़्यादातर जो है सुप्रीम देवता कौन है? हमारे अग्नि, इंद्र और सोम। बट जो है आगे आगे जब पुराने टाइम आ जाता है, जब पुराण कंपाइलेशन हो जाता है, तो वहाँ पे मेजर हमारे सुप्रीम लॉर्ड कौन है? वहाँ पे सुप्रीम लॉर्ड है विष्णु, शिवा एंड हमारी जो गॉडेसेस है, ठीक है। तो दे हैव लिटिल इन कॉमन बट स्टिल यहाँ पे हमें बता रखा है कैसे वेदास एंड पुराण डिफरेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये भी बता रखा है हमारे को कि कभी कभी जो वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं ना, मतलब कि प्रॉपर वेदास को फॉलो करते थे, तो वो चाहते थे कि वेदा ट्रेडिशन के अंदर ही सब कुछ रहना चाहिए। वेदास में क्या होता है? मंत्र उच्चारण होते हैं, सैक्रिफाइसेस यानी कि यज्ञ करा जाता है, हवन करा जाता है। बट पुराने के हिसाब से अगर हम चले तो इट वाज मच, वो बहुत ज़्यादा, उससे बहुत अलग ट्रेडिशन था। बट फिर भी इन सबको मिला के हमने क्या कहा? हिंदुइज्म का, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ भक्ति। अब भक्ति क्या है? यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कैसे भक्ति स्टार्ट होती है। बेसिकली जो है भक्ति मतलब क्या हुआ? डिवोशन टूवर्ड्स योर गॉड, अपने भगवान के लिए एक डिवोशन को हम भक्ति कहते हैं। इंडिया में जो है भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है अलग, ये वाला जो अगर समय की हम बात करें तो भक्ति किस फॉर्म में थी कि लोगों ने जो है रूटीन वे में टेम्पल जाना शुरू करा, यानी कि रोज़ सुबह मंदिर जाएंगे, वर्शिप करेंगे अपने डेटी को, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो विष्णु जी हो, चाहे वो गॉडेस हो हमारी, ठीक है। और जो है साथ ही के साथ में मेडिटेशन किया करते थे, ठीक है, साथ ही के साथ में भजन कीर्तन किया करते थे। इस टाइप से भक्ति और डिवोशन हमारी कंट्री में स्टार्ट हो जाता है। सिंगिंग एंड चैंटिंग ऑफ डिवोशनल कॉम्पोजिशन, सिंगिंग एंड डिवोशनल कॉम्पोजिशन क्या हुआ? भजन गाना, आरतियाँ गाना, ये सब जो है ना डेली रूटीन का लोगों का पार्ट बन जाता है। दिस वॉज पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ वैष्णवा एंड शैवा सेक्ट ऑल्सो। वैष्णवा सेक्ट मतलब विष्णु जी की पूजा करने वाले, एंड शैवा सेक्ट मतलब शिव जी की पूजा करने वाले। ये इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था। कुछ लोग विष्णु जी की भक्ति करते थे, कुछ लोग शिव जी की भक्ति करते थे। ये ट्रेडिशंस हमारे यहाँ पे फॉलो हो रहे थे। तो चलो चलते हैं अब सेकंड टॉपिक पे, पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशन ऑफ। जब ये टाइम हुआ कि लोगों ने भक्ति में लीन होना शुरू कर दिया, वर्शिप करना शुरू कर दिया, तो इमर्ज होते हैं हमारे
कवि, साधु, सेंट्स, जिन्होंने अलग अलग ना पोएम्स बनाई, यानी कि उन्होंने आरती लिखी, ठीक है, उन्होंने भजन कीर्तन बनाए, जिससे हम अपने गॉड से और ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। जब ब्राह्मण्स जो है गाइस, अभी इस वाले टाइम पीरियड में भी जो ब्राह्मण्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा करते थे, बिकॉज ब्राह्मण्स को क्या कहा जाता था, इंटरमीडिएटरीज बिटवीन गॉड एंड द डिवोटीज, यानी कि भक्तों के और भगवान के बीच के एक मतलब लिंकिंग एलिमेंट कहा जाता था ब्राह्मण्स को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप कहो कि रिचुअल्स होते थे जो ब्राह्मण्स प्रैक्टिस किया करते थे लोगों के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है भक्ति मूवमेंट की एक स्पेशलिटी क्या थी कि जब भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ तो जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स थे वो काफ़ी चेंज हो गए थे, जैसे कि वुमेन को अलाउ किया जा रहा था, जिनको लो कास्ट बोला जा रहा था, वो भी जो है भक्ति मूवमेंट का पार्ट बन रहे थे, ठीक है। तो वो जो ऑर्थोडॉक्स नॉर्म्स थे उनको उनमें बदलाव देखा जा रहा था भक्ति मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है। अब इन हिस्टोरियंस ने हमारी भक्ति के ट्रेडिशंस को दो फॉर्म में डिवाइड करा, ठीक है। भक्ति दो फॉर्म में की जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे इंडिया में भक्ति दो टाइप पे की जा रही थी, दो टाइप से भक्त भक्ति करते थे। पहला टाइप था सगुण भक्ति। सगुण भक्ति, यहाँ पे आप देख लो, सगुण भक्ति यानी कि विद एट्रीब्यूट्स, यानी कि जब आप भक्ति कर रहे हो तो आप अपने भगवान को पूरा विजुलाइज कर रहे हो। सगुण भक्ति क्या हुआ, विद एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो दो टाइप की भक्ति होती थी। सगुण भक्ति में आगे जब हम अपने भगवान जी की पूजा कर रहे हैं एंड हम देख रहे हैं कि हाँ हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, हम विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं, हम अपने गॉडेस की पूजा कर रहे हैं, ये आता था सगुण भक्ति में, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा यहाँ पे होता था निर्गुण भक्ति, जहाँ पे हमारे गॉड होते थे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, यानी कि हम गॉड को इमेजिन नहीं करते थे किसी फॉर्म में भी, बस एक आप समझो कि कोई शक्ति है, उसको जो है हम मान रहे हैं, उसकी जो है हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। तो दो टाइप की भक्ति हमारे यहाँ पे हो रही थी, एक सगुण भक्ति विद एट्रीब्यूट्स। सगुण भक्ति के स्पेसिफिक डेटीज थे शिव जी, विष्णु जी के अवतार हैं, जैसे राम जी हो गए, किशन जी हो गए, ठीक है, ये सगुण भक्ति के हो गए। और साथ ही के साथ में सारी हमारी गॉडेसेस, देवी दुर्गा माता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सगुण भक्ति का। अगर निर्गुण भक्ति की बात करें तो निर्गुण भक्ति में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड को पूजा करते हैं, ठीक है, यानी कि एक शक्ति की पूजा कर रहे हो आप, कोई आपने इमेजिन नहीं करी है कोई डायरेक्ट फॉर्म, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की पूजा करने को निर्गुण भक्ति कहा जाता है। तो आप याद रखना, टू टाइप्स ऑफ भक्ति ट्रेडिशन कौन से थे, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति मतलब विद एट्रीब्यूट, जहाँ भगवान जी को देख रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो उनको एक प्रॉपर वे में, और यहाँ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा चला करती थी, अब भी है, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक 2.1 में, यहाँ से चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, दैट इज़ द अलवर्स एंड द नयनर्स। अब जब अर्ली भक्ति मूवमेंट हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो 6th सेंचुरी की बात है। अब 6th सेंचुरी मतलब हो गया 501 से 600 का टाइम पीरियड। यहाँ पे जो है ये वाला समय में भक्ति जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। इट वॉज लेड बाय अलवर्स। अलवर्स कौन हो गए, विष्णु जी के भक्त, ठीक है। तो अलवर्स मतलब विष्णु जी के भक्त, और अगर लर्न करने में कंफ्यूजन हो तो अलवर्स यहाँ बीच में वी आ रहा है, मतलब विष्णु जी के भक्त, ठीक है। और जो है दूसरे थे नयनर्स, लिटरली लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा, ठीक है। दूसरे कौन होंगे, नयनर, जो शिव जी की भक्ति करते थे। दो टाइप के हमारे यहाँ पे जो है ट्रेडिशन बन गए थे, एक अलवर्स थे और एक नयनर्स थे 6th सेंचुरी के अंदर। अब अलवर्स और नयनर्स क्या करते थे, अलवर्स और नयनर्स भजन करते थे, कीर्तन करते थे, ग्रुप बना के जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में चला करते थे, और जहाँ जहाँ वो जाते थे कई कई जगहों पे चूज़ करते थे अपनी डेटी के लिए एक जगह, वहाँ पे बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये चीज़ डेवलप हुई। फिर जो बाकी लोग अलवर बनते थे तो फिर वो उस जगह पे जाके वहाँ पे पिलग्रिमेज, वो एक तीर्थ स्थल बन जाता, फिर वो वहाँ जाके पूजा करते थे। इस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग टेम्पल्स बने और भक्ति मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ता गया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या बता रखा है हमें यहाँ पे, तो एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कास्ट। अब क्या होता है, धीरे धीरे अलवर्स एंड नयनर्स जो है भक्ति मूवमेंट के बाद ना एक बहुत डिफरेंस आता है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो कास्ट सिस्टम में चल रहा था। जो मैंने आपको बताया है कि वैदिक टाइम में जो है ब्राह्मणिकल नॉर्म्स बहुत रिजिड थे। यहाँ धीरे धीरे जब अलवर्स नयनर्स आते हैं, तंत्रिक प्रैक्टिसेस होनी शुरू होती है, तो ये चीज़ों पे इसका कास्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि अलवर्स और नयनर्स ने जो है एक मूवमेंट लॉन्च करा था अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण, और बहुत सारे रिफॉर्म्स इसके बाद हमारी सोसाइटी में आए थे। और इस चीज़ को प्रूव करा गया बाय द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द भक्स। जो अलवर भक्स होते थे, यानी कि जो विष्णु जी की पूजा करने वाले भक्त थे उस समय पे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, नहीं, वो हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आ रहे थे, यानी कि उनको अलाउड था पूजा करना।
उनको वहाँ अलवर सेक्ट में आना अलाउड था। तो इस चीज़ ने क्या हुआ कि वो जो सोशल कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उस चीज़ को उसने नहीं देखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इवन जो हमारे अलवर्स थे वो हर नयनर्स है, यहाँ पे कितने बैकग्राउंड से लोग आ रहे थे। ब्राह्मण्स को भी अलाउड था, आर्टिसंस आ रहे थे, कल्टीवेटर यानी कि जो किसान है वो भी आते थे, इवन हर एक कास्ट के लोग वहाँ पे आते थे, इवन जिन्हें अनटचेबल्स भी कहा जाता दे वर ऑल्सो अलाउड, ठीक है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ द अलवर्स एंड नयनर्स was sometimes indicated by the claim that their composition were as important as the Vedas। ये बात समझो आप, जो compositions करी, जो भी लिखा गया by the अलवर्स by the नयनर, जो भी उन्होंने लिखा उसको as important as वेदास कहा, वेदास जितनी ही important है। और तभी जो अलवर्स और नयनर्स के द्वारा लिखी गई ये composition है, जिसका आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये फोटो है नयालानी दिव्या प्रदमन, इसको 1 मार्कर के याद रखना, इसको तमिल वेदा भी बोला जाता है। मे भी मैं प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर रही हूँ, नयालानी दिव्या प्रबंधम, इसको क्या बोला जाता है, तमिल वेदा। इसमें क्या है, इसमें अलवर्स और नयनर्स की लिखी गई बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको तमिल वेदा कहा जाता है, यानी कि ये भी वेदा जितनी ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कोई भी जो है कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करा गया है, यहाँ पे हर एक को ओपन इन्विटेशन है कि हाँ वो आके भक्ति में लीन हो सकते हैं, ठीक है। तो तभी इस वाले टॉपिक का नाम क्या है, एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट। तो भाई अलवर्स एंड नयनर्स में जो है एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट जो है बहुत ही सिंपल था, कोई रिजिडिटी नहीं थी, एवरीवन वर इनवाइटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 मार्कर क्वेश्चन है आपका, इसको तमिल वेदा कहा जाता है, ठीक है। तो चलो अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वुमेन डिवोटीज। अब ये भी चेंज आया सोसाइटी के अंदर, वुमेन डिवोटीज वर ऑल्सो देयर इन द अलवर्स एंड नयनर्स। इनफैक्ट 2 बहुत फेमस नाम आपको याद रखने हैं वुमेन डिवोटीज के, अलवर्स के भी एंड नयनर्स के भी। लिखा है यहाँ पे मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द ट्रेडिशन वाज द प्रेजेंस ऑफ वुमेन। ऐसा नहीं था कि वुमेन को बस घर में रहना है, घर के काम करने, नहीं, यहाँ पे अलवर्स और नयनर सेक्ट में वुमेन भी आती थी, वुमेन भी भक्त बनती थी। इनफैक्ट अगर आपको बताऊँ तो एक बहुत फेमस वुमेन अलवर है। अलवर कौन, विष्णु जी की पूजा करने वाली, बहुत फेमस है। उनका नाम क्या है, अंडाल, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी कॉम्पोजिशन करी है, बहुत सारे भजन लिखे होंगे, बहुत सारी बातें लिखी होंगी जो है विष्णु जी के लिए। एंड उनके जो भजन होते थे उनको जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुए, वो लोग गाया करते थे उनको। वो खुद को क्या कहती थी, वो उनको खुद को कहती थी बिलवेड ऑफ विष्णु, ठीक है। विष्णु जी की बिलवेड मानती थी वो खुद को। एंड उनके जो वर्सेस हैं, जो भी उन्होंने भगवान के प्यार में, विष्णु जी के प्यार में, उन्होंने उनकी भक्ति में जो कुछ भी उन्होंने वर्सेस लिखे वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए एंड इवन आज तक जो है वो गाए जाते हैं। अब ऐसी ही एक और वुमेन है, वो नयनर्स की हैं, यानी कि शिव जी की भक्त हैं वो। उनका नाम क्या है, करियाकल अम्मैयर। उनकी फ़ोटो भी गिवन है, स्टैचू सा गिवन है आपकी बुक के अंदर। ये डिवोटी ऑफ शिवा थी। इन्होंने जो है अडॉप्ट करा था एक्सट्रीम पास्ट ऑफ स्किल, इन्होंने बहुत कड़ी तपस्या करी थी इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल, ठीक है। तो इन्हें ये शिव जी की भक्ति, इन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या करी थी। इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो नयना ट्रेडिशन में जो है अभी भी जो है संभाली हुई है। एंड ये जो वुमेन्स है इन्होंने सोशल ऑब्लिगेशंस को रिनाउंस करा था वर्ल्ड को। ये सब नहीं उन्होंने करा कि भाई हाँ वो नन बन गई, नहीं, वो नन नहीं बनी थी, बट फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति में जो है आप मानो कि ये एग्जाम्पल्स हैं अलवर्स और नयनर्स की। बट दीज वुमेन रिनाउंस देयर सोशल ऑब्लिगेशन बट डिड नॉट जॉइन एनी ऑल्टरनेटिव ऑर्डर और बिकम नन्स, ठीक है। ये बनी जो है ये आई भक्ति मूवमेंट में। बहुत सारी उस समय पे भी वुमेन के ऊपर रोक टोक होती होगी, उन्होंने उस चीज़ को नहीं फॉलो करा, बट फिर भी ये नन नहीं बनी थी। जैसे बुद्धिज़्म में हमने देखा था कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में अगर किसी लेडी को जाना है तो वो नन बन जाती है। यहाँ पे जो है ये नन नहीं बनी थी, अपने मतलब पूरे हाउस होल्ड के साथ में ही जो है अलवर्स और नयनर्स में वुमेन जो है वो जाया करती थी। यहाँ पे ये बात आपको बता रखी है कि जब कोई लेडी जो है अलवर में जा रही है, विष्णु जी की पूजा करने जा रही है, शिव जी की पूजा करने जा रही है, तो उन्हें नन बनना ज़रूरी नहीं था, ठीक है। इस टॉपिक पे रिलेशंस विद द स्टेट, यानी कि राज्य के साथ कैसे स्टेट थे। तो यहाँ पे सिंपल हमें ये बता रखा है कि बहुत सारे राजाओं ने धीरे धीरे अलवर्स को और नयनर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। इवन बहुत सारे राजा जो है बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनवाते थे। शिव जी के बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, विष्णु जी के बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। बिकॉज राजा लोग ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि देखो उनकी प्रजा जो है जब वो भक्ति कर रही है तो अगर वो अपनी प्रजा का साथ नहीं देंगे तो क्या करेंगे। इनफैक्ट वो भी खुद भक्ति किया करते थे एंड वो सपोर्ट किया करते थे। तो चलो पढ़ लेते हैं। इन चैप्टर 2 हमने पढ़ा था मेजर चीफडम्स के बारे में। कौन कौन से पढ़े थे आपको याद होगा, भी हम तमिल पढ़े हैं तो साउथ इंडिया का पढ़ेंगे। तो साउथ इंडिया के हमने 2 मेजर चीफडम्स पढ़े थे, पल्लवास और पांड्यास। अगर आपको याद हो, चोला, चेरास, पल्लवास, पांड्यास पढ़ाया था ना, हाँ। तो यहाँ पे हमें बता रखा है पल्लवास और पांड्यास के बारे में 6 to 9th सेंचुरी, ठीक है। अब जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाले थे ना, उनको ज़्यादातर सपोर्ट मिलता था आर्टिस्ट से, मर्चेंट कम्युनिटी से। सपोर्ट मिलना मतलब क्या हुआ,
भाई कोई स्तूपा बनवाना है या कोई मतलब कि कोई कुछ पर्टिकुलर काम करना है तो उसके लिए आर्टिजन्स और जो मर्चेंट्स हैं वो भी मतलब बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे हैं, वो भी जैनिज़्म को फॉलो कर रहे हैं। एंड फिर डोनेशंस होंगी कोई पर्टिकुलर चीज़ बनने के लिए। ये हुआ सपोर्ट, एक तो फॉलो करना भी, साथ में डोनेशन करना भी, ठीक है। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में ज़्यादातर सपोर्ट आ रहा था मर्चेंट से, आर्टिजन से। बट अगर हम बात करें अलवर्स की, नेयर्नर्स की, तो अलवर्स और नेयर्नर्स को रॉयल पैट्रोनेज मिल रही थी। रॉयल पैट्रोनेज मतलब कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे वो मतलब कि अलवर बन जाते थे, वो नेयर्नर्स बनते थे और वो जो है उसको सपोर्ट करते थे। यानी कि बहुत सारे ऐसे राजा का हमारे पास एग्जांपल है, अभी आपको बताती हूँ। पावरफुल चोला रूलर्स जिन्होंने इतने ब्यूटीफुल मंदिर बनाए हैं, अभी भी हैं वो, तो वो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख लो, तो अलवर्स और नेयर्नर्स को जो रूलर्स हैं, जो राजा है, वो कैसे सपोर्ट करा करते थे? वो बड़े बड़े टेम्पल्स बना के, लैंड ग्रांट करके कि ये इतनी सारी ज़मीन जो है ये अलवर्स को जो है डोनेट की गई है, सो डैट वो वहाँ पे भक्ति कर सकें, यहाँ पे टेम्पल बनवाया जाए। इस तरीके से रॉयल पैट्रनेज मिलती थी अलवर्स और नेयर्नर्स को, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, सबसे मैग्निफिसेंट शिवा टेम्पल। तो ये 3 मोस्ट फेमस आप शिव जी के टेम्पल आप देखो, छिंदवरम, थंजुवरम, ठीक है, और साथ ही के साथ में ये कंस्ट्रक्टेड बाय द चोला रूलर्स। तो ये तीनों टेम्पल चोला रूलर्स ने बनवाए थे, ठीक है। अभी ये वाला जो पीरियड था, वो चीज़ हो रही थी, शिव जी की और विष्णु जी की ब्रॉन्ज स्टैचू बनने भी शुरू हो गए थे। यानी कि जो ब्रॉन्ज मेटल होता है उसके स्टैचूज बन के उसकी पूजा करनी भी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और जो है, अब आप सोचोगे कि चोला किंग जो थे वो अलवर्स और नेयर्नर्स को क्यों सपोर्ट कर रहे थे, तो उसका भी रीज़न बता रखा है। क्योंकि जो अलवर्स और नेयर्नर्स थे वो कहाँ से आ रहे थे? वो वेल्लाला पीसेंट से आ रहे थे। यानी कि चोला किंग्स की जो लोकल पॉपुलेशन थी, उनकी प्रजा ही थी वो, ठीक है। जो वेल्ला पीसेंट्स हो गए वो कौन थे? वही अलवर्स और नेयर्नर्स थे, ठीक है। तो जब वो किसको पैट्रोनेज देंगे, वो किसको सपोर्ट करेंगे? अपनी प्रजा को ही तो करेंगे, क्योंकि उनकी प्रजा ही तो उनकी जो है पूरा का पूरा राज्य उसी से तो बनेगा, ठीक है। तो सारे के सारे वेल्ला पीसेंट्स को जो है हमारे वो अलवर्स और नेयर्नर्स में डिवाइडेड थे और उनको चोला रूलर्स ने जो है उनको पैट्रोनेज दी थी। बहुत सारे लैंड ग्रांट्स करे, सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे भक्ति मूवमेंट और ज़्यादा इंस्पायर हुआ, ठीक है। और बहुत सारे किंग्स ने ऐसे भी करा था, उन्होंने जितनी भी हाइम्स गाए जाते थे, जैसे भजन वगैरह गाए जाते थे जो भगवान की भक्ति में, उनको कहा कि इन्हें कंपाइल करो, इन्हें बुक में फॉर्म करो। और किंग्स ने इंट्रोड्यूस करा कि हाँ, इन सबको लिखत में होना चाहिए, ऑर्गेनाइज करो, कलेक्ट करो, इनको एक टेक्स्ट फॉर्म में इनको बनाओ, ठीक है। और एक और एग्जांपल आपको दे रखा है कि एक चोला रूलर है 945 के, उन्होंने मेटल इमेजेस बनाई थी अपार की, संबंदर की और सुंदर की। ये कौन है? शिव जी के लिए भक्ति में जो है कविताएं लिखते थे। तो इन तीनों की भी जो है उन्होंने स्टैचू बनवा के जो है मेटल इमेजेस बना के शिव जी के टेम्पल में स्थापित कराई थी। तो इस तरीके से जो है, जो किंग भी होते थे वो सपोर्ट किया करते थे हमारे ट्रेडिशंस को। अब आएंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वीराशैव ट्रेडिशन। अब पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3, द वीराशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। तो अभी तक हम तमिल के बारे में पढ़े थे, अब हम कर्नाटका पे आते हैं। 12th सेंचुरी में यहाँ पे इमर्ज होता है एक न्यू मूवमेंट जिसको लेड करा था एक ब्राह्मण ने जिनका नाम था बासवाना, ठीक है। ये कौन थे? मिनिस्टर थे, ये कालाचूरी रूलर के अंडर में एक मिनिस्टर थे, ये एक ब्राह्मण थे और इनका नाम क्या था? बासवाना, ठीक है। और यहाँ से डेवलप होता है वीराशैव ट्रेडिशन। इनके जो फॉलोअर थे उनको बोला जाता था वीराशैवास, यानी कि हीरोज ऑफ शिवा, या फिर लिंग्यार्ड्स, या फिर जिसको कहा जाता है अगर इंग्लिश में बोलते हो वेयरिंग ऑफ लिंग। ये जो है क्या था गाइज, यहाँ पे वीराशैव ट्रेडिशंस में लिंग्यार्ड्स हुआ करते थे। और अगर लिंग्यार्ड्स की अगर हम बात करें तो आज के समय में भी लिंग्यार्ड्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। लिंग्यार्ड्स कौन होते हैं? ये शिव जी की पूजा करते हैं इन मैनिफेस्टेशंस ऑफ शिवलिंग, यानी कि ये शिवलिंग को पूजा करते हैं। एंड जो लिंग्यार्ड्स होते हैं यूजुअली ये क्या करते हैं, ये अपने जो शोल्डर है उसके ऊपर, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर स्मॉल शिवलिंग पहनते हैं इन अ सिल्वर का केस, ठीक है। इस तरीके से बांध के रखते हैं अपने कंधे के ऊपर, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक शिवलिंग जो स्मॉल सा होता है और वो एक सिल्वर के केस में होता है। लिंग्यार्ड्स ये करते हैं, ठीक है। एंड जो है इन लिंग्यार्ड्स में से वो लिंग्यार्ड जो मॉन्क बन जाते हैं, जो रिनाउंस कर देते हैं वर्ल्ड को, उनको कहा जाता है जंगमा। अगर आज की भी अगर हम बात करें तो ये अभी भी प्रेजेंट है हमारी सोसाइटी में। जंगमा और जंगमारू आर शैवा रिलीजियस मॉन्क्स, दे आर द प्रीस्ट और गिरुज ऑफ हिंदू शैवा सेक्ट। जो हिंदू का शैवा सेक्ट है उनके गुरु माने जाते हैं जंगम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया वीराशैव ट्रेडिशन के बारे में। अब या फिर आप कहो लिंग्यार्ड्स के बारे में। अब लिंग्यार्ड्स जो है
कहीं ना कहीं लिंगायत्स की बिलीव ने कहीं ना कहीं आप कहो कि ब्राह्मण्स की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज करा। लिंगायत्स बिलीव करते हैं दैट ऑन डेथ जो डिवोटी है यानी कि जो शिव जी के भक्त हैं वो सीधा यूनाइट हो जाएंगे शिव जी में से, ठीक है। वो साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ ये सब नहीं होगा, दे विल बी कनेक्टेड टू शिव जी। तो इसलिए ये लोग जो है गाइस दाह संस्कार नहीं करते, क्रेमेशन नहीं करते हैं, जो हमारे धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग क्या है दैट हम लोग जो है क्या करते हैं, हम हिंदूज हम लोग क्या करते हैं, हम दाह संस्कार करते हैं। बट जो ये लिंगायत्स हैं ये क्या मानते हैं दैट जब इनकी मृत्यु होगी तो ये सीधा डायरेक्टली जो है शिव जी के साथ यूनाइट हो जाएंगे। तो ये जब इनकी डेथ होती है तो ये लोग दाह संस्कार नहीं करते, ये सीधा जो है बरी कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है यहाँ पे डेड को, ठीक है। अब जो लिंगायत्स है ये बहुत ज़्यादा चैलेंज करते हैं द नोशन ऑफ पॉल्यूशन को, जो मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया था चांडाल्स अनटचेबिलिटी को, ये बहुत ज़्यादा चैलेंज करती है। मतलब कि ये बिल्कुल नहीं मानते और चैलेंज करते हैं इस चीज़ को कि ये बिल्कुल भी हमारी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दे ऑल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, ये जो बर्थ रीबर्थ की थ्योरी है ना कि रीबर्थ होगा कर्म, ये इस थ्योरी को भी जो है बर्थ रीबर्थ की कि आप इस साइकिल में से कैसे निकल पाओगे, उसको भी ये चैलेंज करते हैं। और इसी थ्रू से यही वाली आइडियोलॉजी से इनके फॉलोअर्स इन पे अट्रैक्ट हुए थे, हर एक सोसाइटी के लोग इनसे अट्रैक्ट हुए थे क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने उन चीज़ों को जो है चैलेंज करा था। द लिंगायत्स ने एक और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को जो है फॉलो करा जो धर्मशास्त्र में डिसअप्रूव करी गई थी, जैसे कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, यानी कि मैरिज होनी चाहिए प्यूबर्टी के बाद, बच्चों की मैरिज नहीं होनी चाहिए। साथ ही के साथ में विडोरी मैरिज, जो धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है कि विधवा की दोबारा शादी करा देनी चाहिए, बट इन लोगों ने 12th सेंचुरी में लिंगायत्स ने इन चीज़ों को फॉलो करा और ब्राह्मण्स की ये जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें चल रही थी इनको क्या करा, क्वेश्चन करा। तो इस तरीके से जो लिंगायत्स है ये अभी भी बहुत ही जो है मानी हुई कम्युनिटी है एंड ये कौन है, शिव जी के भक्त है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैराशैव ट्रेडिशन, वैराशैव ट्रेडिशन लिंगायत सेम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो हमें वैराशैव ट्रेडिशन के बारे में कहाँ से पता चल रहा है, ये सब बातें हमें वचनास से पता चल रही हैं, जो वचनास कंपोज करे गए थे लिंगायत्स के द्वारा। कौन क्या था ये, इट वॉज कंपोज करना बाय द वुमेन एंड मैन हु जॉइन द मूवमेंट। कन्नड़ लैंग्वेज होती है ना, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया है वचन और इनको वुमेन और मैन ने लिखा था, जो लिंगायत्स बने थे, जो वैराशैव ट्रेडिशन के पार्ट बने थे। तो ये पूरा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन वैराशैव ट्रेडिशन के ऊपर, साथ ही के साथ में किस तरीके से इन्होंने ब्राह्मण्स की बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज करा था। पहले पॉल्यूशन के नोशन को, दूसरा इन्होंने जैसे धर्मशास्त्र की काफ़ी सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करा, जैसे कि ये पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज में बिलीव करते थे एंड द रीमैरिज ऑफ विडोज में भी, ठीक है। अब आते हैं रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब भाई हम तब से साउथ इंडिया के बारे में पढ़े जा रहे हैं, नॉर्थ में क्या चलता था। तो अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में भी विष्णु जी की पूजा की जाती थी, शिव जी की पूजा की जाती थी, सुंदर सुंदर टेम्पल बनाए जाते थे, रूलर सपोर्ट करते थे, गॉडेस की भी पूजा करी जाती थी। हाउएवर हिस्टोरियंस ने अलवर्स और नयनर्स जैसी प्रॉपर कोई कॉम्पोजिशन इन्हें मिली नहीं है, ठीक है। जैसे अलवर्स के तो डॉक्यूबो में ना तमिल वेदा मिला, वहाँ से इन्होंने पता लगाया, यहाँ पे नहीं मिली है। बट गाइज अगर इन्हें मिली नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि होगी नहीं। अब इतिहास तो हमारा कुछ मिला हमें, कुछ नहीं मिला। तो अभी इन्हें नॉर्थ इंडिया में जो विष्णु जी और शिव जी के भक्त थे उनके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन लोगों को नहीं मिले हैं, ठीक है। सम हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट नॉर्थ इंडिया में ये कौन सा पीरियड जो हम पढ़े यहाँ पे, राजपूत रूल चल रहा था। तो राजपूत रूल के दौरान क्या था, ब्राह्मण्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते थे, तो कोई भी ब्राह्मण्स की पोजीशन को चैलेंज नहीं करता था राजपूताना रूल के अंदर, क्योंकि ब्राह्मण्स बहुत इंपॉर्टेंट थे इनके समय में। और वहाँ हमने साउथ इंडिया में क्या पढ़ा, यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमारा अलवर्स आए, जो नया नर्स आए, इन्होंने कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स की जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें चल रही थी उसको क्वेश्चन करा। हर सोशल कास्ट कैटेगरी के लोग अलाउड थे अलवर बनने के लिए, नया नर बनने के लिए, उन चीज़ों को फॉलो नहीं करा गया जो वेदास में लिखी गई थी, जो बिल्कुल मतलब पॉल्यूशन के नोशन को, कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करा जा रहा था। यहाँ पे जो है ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट थे राजपूताना रूल में, तो कोई भी डायरेक्टली उनकी पोजीशन को चैलेंज नहीं कर रहा था। बट एट द सेम टाइम कुछ जो है रिलीजियस लीडर्स निकलते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में भी, जिन्होंने ब्राह्मण्स को कहीं ना कहीं जो ऑर्थोडॉक्स बातें उनको चैलेंज करा। कौन थे वो, दीज इंक्लूडेड नाथ्स, जोगीज एंड सिद्धास, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में 3 नाम याद रखने आपको, नाथ, जोगीज एंड सिद्धास। ये आर्टिसनल ग्रुप में आर्टिसन्स होते हैं ना, जो कारीगर होते हैं, ठीक है, वहाँ से आ रहे थे ये नाथ, जोगीज और सिद्धास। इनमें काफ़ी सारे वीवर्स भी होते थे, जो कपड़ा सिलते हैं ना, वो वीवर्स हो गए। और जो है
ये लोग जो है ऑर्गेनाइज कर रहे थे खुद को, नाच जोगीज एंड सिद्धास बन रहे थे। बट फिर भी गाइज ये ना उतने ज़्यादा इमर्ज नहीं हुए जैसे कि अलवर्स नेयरनर्स, उतने ज़्यादा ये इमर्ज नहीं हुए, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है चैलेंज भी नहीं कर पाए जो है ऑर्थोडॉक्स सिचुएशंस को, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है दैट मैनी ऑफ द न्यू रिलीजियस लीडर्स, ये नाथ जोगी सिद्धास या जो भी लोकल लीडर्स बन रहे थे, इन्होंने कहीं ना कहीं वेदा की अथॉरिटी को जो है चैलेंज करा अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में। और गाइस जब भी आपकी बुक में ये वेदा की अथॉरिटी को चैलेंज करा, इसमें बेसिकली सिर्फ जो है कहीं ना कहीं कौन सी बात को जो है पॉइंट आउट करा जा रहा है, जो पॉल्यूशन का नोशन है, ठीक है, बस उसी चीज़ को यहाँ पे ज़्यादातर जो है पॉइंट आउट करा जा रहा है, तो उस चीज़ के खिलाफ बोला गया, ठीक है। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ देयर पॉपुलैरिटी दीज रिलीजियस लीडर वर नॉट इन द पोजिशन टू विन द सपोर्ट ऑफ द रूलिंग एलाइट। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती थी कि जो भी ट्रेडिशन बन रहा है अगर उसे राजा सपोर्ट कर रहा है तो ही वो बहुत ज़्यादा फैलता था, तो ही उसके आपको बहुत प्रमाण मिलेंगे। जैसे कि अलवर्स नेयनर्स, राजा खुद अलवर थे, राजा खुद नेयनर थे, तो वो खुद ही भक्ति कर रहे थे शिव जी की, विष्णु जी की, फिर वो खुद ही टेम्पल बनवाया करते थे। अब यहाँ नॉर्थ इंडिया में जो ये आ रहे थे लोकल लीडर्स आए थे, रिलीजियस लीडर आए थे, इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कौन थे, जो राजा लोग थे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या आता है, न्यू एलिमेंट आ जाता है हमारे नॉर्थ इंडिया में, जब फॉरेन जो है इन्वेजन होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि तुर्किश लोग आते हैं विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। 13वीं सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हो जाती है, और जो है उसके बाद में धीरे धीरे आप आगे पढ़ोगे कि किस तरीके से हमारी कंट्री में सूफी कल्चर जो है वो इस्टेब्लिश होता है। तो आते हैं हम टॉपिक नंबर 5 पे, न्यू स्ट्रैंड्स विद इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन, दैट हाउ इस्लामिक ट्रेडिशंस started in India. New strands within the fabric Islamic tradition, that how Islamic traditions started in India, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया का पहले कोई अरेबिक रीजन से जो है कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं थे, ठीक है, इस्लामिक वर्ल्ड से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं थे, नो, डेफिनेटली थे। पहले बहुत पहले ज़माने में भी अरब के मर्चेंट्स यानी कि अरब मर्चेंट्स हमारे यहाँ पे आया करते थे, जो है डील हुआ करती थी, ट्रेड हुआ करता था। रूलर्स एंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताया जाएगा किस तरीके से जो है हमारी कंट्री के अंदर इस्लाम इस्टेब्लिश हुआ। तो इन 711 AD था, अरब जनरल थे एक जिनका नाम था मोहम्मद कासिम। इन्होंने कॉन्कर कर लिया सिंध को, ठीक है। सिंध अभी पाकिस्तान में है, बट पहले तो पूरा हमारा सब कॉन्टिनेंट था ना, तो इन्होंने कॉन्कर करा सिंध को, और वो कैलिफ के डोमेन में आ गया, यानी कि खलीफा की डोमेन में आ गया, ठीक है। फिर लेटर 13वीं सेंचुरी में तुर्किश लोग आ गए, टर्क्स आ गए, और फिर अफगान्स आ गए, एंड फाइनली दिल्ली सल्तनत जो है वो हमारे यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई। दिस वॉज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सल्तनट्स इन द डेक्कन ऑल्सो। फिर धीरे धीरे डेक्कन जो है हमारी कंट्री का एरिया, वहाँ पे भी सल्तनत बन जाती है, एंड बहुत सारे अदर पार्ट्स में भी। इस्लाम वॉज एक्नॉलेज रिलीजन ऑफ द रूलर्स इन सेवरल एरिया। अब क्या हुआ भाई कि जो राजा हैं उनका एक्नॉलेज रिलीजन कौन सा हो गया, इस्लाम हो गया। समझ रहे हो कि जो राजा ने आके, अब जो हमारे यहाँ पे राजा बन गए थे, ये दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई, तो दिल्ली सल्तनत का राजा कौन है, वो है एक इस्लाम को फॉलो करने वाले। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा, इसका इफेक्ट ये पड़ा कि थियोरेटिकली जो मुस्लिम रूलर्स होते थे, यानी कि जो मुस्लिम रूलर्स हैं, उनकी ड्यूटी थी कि वो गाइड किए जाएंगे बाया उलेमा। उलेमा कौन होते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अ बॉडी ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स। ये मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं इस्लामिक सेक्रेड लॉ की, एंड उनको जो है रूल तो राजा ही करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो उनकी गाइडेंस में रूल करते हैं, ठीक है। और साथ ही के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो मुस्लिम रूलर थे, जैसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हो गए, तो उनका जो सबसे बड़ा जो है एक ड्यूटी थी वो ये थी दैट उनको रूल करना था अकॉर्डिंग टू द शरिया। शरिया के अकॉर्डिंग उनको रूल करना होता था। एंड शरिया मतलब क्या होता है गाइस, शरिया मतलब है इस्लामिक रिलीजियस लॉ। तो जो है अब मुस्लिम रूलर हैं, वो इस्लामिक रूलर है, उनको किसके अकॉर्डिंग रूल करना था, उन्हें रूल करना था शरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, शरिया के अकॉर्डिंग रूल करेंगे। बट ये चीज़ इंडिया में जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करी, क्यों, और बाहर के देशों में भी होती थी, क्योंकि जो राजा है उसका जो सब्जेक्ट है वो सब वो नहीं थे, इस्लामिक नहीं थे। अब जो राजा है, रूलर तो हो गया इस्लामिक, बट जो उनकी प्रजा है उसमें जो है जूस भी हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसके अंदर ज़ोरास्ट्रियन भी हैं। अभी बाहर के देश की बात करें, अभी इंडिया में नहीं है, सोचो आप कि अरेबिक वर्ल्ड में एक राजा है वो इस्लामिक है, ठीक है,
और उनकी जो प्रजा है उसमें कौन है, उनकी प्रजा में ज़ोरास्ट्रियन लोग भी हैं, जूइश लोग भी हैं और क्रिश्चियन लोग भी हैं, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। राजा को किसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को रूल करना है, शरिया के अकॉर्डिंग रूल करना है। तो बाकी रिलीजियस ग्रुप का क्या होगा, तो बाकी रिलीजियस ग्रुप के लिए एक नई चीज़ बनती है, वो है द वर्ड जिम्मी। क्या बनता है, जिम्मी। जिम्मी इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड जिम्मा विच मीन्स प्रोटेक्शन, यानी कि प्रोटेक्ट, यानी कि राजा की ड्यूटी है कि वो अपने राज्य में जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं, जो बाकी रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उनको उन्हें प्रोटेक्शन देना होगा कि हाँ वो भी अपना अपना रिलीजन प्रोपगेट कर सकते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें यहाँ पे, तो इंडिया में वो दूसरे रिलीजन के लोग कौन थे, हिंदूज थे। ठीक है, जब इंडिया में दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई एंड इस्लामिक रूलर्स बने, तो उनके लिए जो है जो ज़्यादातर प्रजा कौन थी, ज़्यादातर प्रजा में कौन थे, हिंदूज थे। तो उनके लिए जिम्मी कौन बने, उनके लिए जिम्मी थे हिंदूज। तो अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट की जो दूसरे रिलीजन के, जैसे कि मुस्लिम नहीं है जो लोग, जो दूसरे रिलीजन के होते हैं, जैसे इंडिया में हिंदू हो गए, बाहर के देश में मामूली जूस हो गए, क्रिश्चियन हो गए, तो उनको ना एक टैक्स पे करना होता था, जिजिया। अब क्यों पे करना है टैक्स, सो दैट वो राजा के अंडर में अपना जो रिलीजन है उसको फॉलो कर पाए। दे पेड अ टैक्स कॉल्ड जिजिया and gained the right to be protected by Muslims. In India, this status was extended to Hindus as well. You will see in the chapter 9, यहाँ लिखा गया chapter 9 अब आपके बुक में से डिलीटेड है, एनसीईआरटी में से आपको नहीं पढ़ना, चैप्टर 9 कोई दिखेगा ही नहीं आपको। पहले हुआ करता था हमारा ये चैप्टर 9, अब नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा बता रखा था कि इवन जो मुग़ल रूलर्स थे उस समय में भी जो है ये जिजिया जो है वो टैक्स लीव करा जाता था। ठीक है, तो जिजिया क्या है, हिंदुओं को टैक्स पे करना पड़ेगा राजा को, सो दैट वो जो है प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्ट क्या है कि हाँ भाई अपना रिलीजन जो है वो फॉलो कर पाए। तो इस तरीके से आपको बताया जा रहा है कैसे जब इंडिया में जो है रूलर्स आए, इस्लामिक रूलर्स आए, तो उसका हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा था। और बाहर के देश में भी जब वो नॉन मुस्लिम जो उनका सब्जेक्ट होता था, तो वो जिम्मी होते थे और वो जिजिया टैक्स पे करते थे और फिर वो अपने अपने रिलीजन को प्रोपगेट करते थे और राजा उनको प्रोटेक्ट भी करता था। ठीक है, इनफैक्ट रूलर ऑफन अडॉप्टेड अ फेयरली फ्लेक्सिबल पॉलिसी टुवर्ड्स देयर सब्जेक्ट। तो राजा जो होते थे, जो सुल्तान हो गए, जो मुस्लिम रूलर हो गए, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते थे अपने सब्जेक्ट्स के। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने हिंदू, जैना, ज़ोरास्ट्रियन, क्रिश्चियन एंड जूइश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट भी पे की और जो है कई बार लैंड ग्रांट्स भी करे। अब ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम रूलर्स थे, मुस्लिम राजा थे, वो बाकी रिलीजन्स को भी जो है उनकी तरफ रिस्पेक्ट नहीं करते, नहीं रिस्पेक्ट करते थे। इनफैक्ट लैंड ग्रांट्स भी किया करते थे, डोनेशंस भी किया करते थे, सपोर्ट भी कहीं ना कहीं करा करते थे। दीज ग्रांट्स वर मेड बाय सेवरल मुगल रूलर। अगर हम इंडिया में बात करें तो 2 मुगल रूलर के बारे में हमें बता रखा है एनसीईआरटी में कि जो अकबर है और जो औरंगज़ेब है, वो फेमस है काफ़ी, जो बाकी रिलीजन्स के लिए भी काफ़ी सारे ग्रांट्स किया करते थे, जैसे कि आगे आगे अभी आप पढ़ लोगे। ठीक है, चलो भाई अगला टॉपिक पढ़ते हैं, द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। ठीक है, The development that followed the coming of Islam were not confined to ruling elites. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम आने के बाद सिर्फ राजा लोग ही, राजे में ही, यानी कि जो बहुत अमीर अमीर राजास थे उनमें ही इस्लाम था, नहीं। इनफैक्ट जो हमारी सोशल कैटेगरीज थी, यानी कि जो आम जनता थी, चाहे वो पीजेंट हो, आर्टिसंस हो, वॉरियर्स हो, मर्चेंट्स हो, और बहुत लोग, फिर वहाँ धीरे धीरे इस्लाम अडॉप्ट होना शुरू हो जाता है। ऑल दोज हु अडॉप्टेड इस्लाम, अब हमारी कंट्री के अंदर जिन्होंने भी इस्लाम को अडॉप्ट करा, उन्होंने एक्सेप्ट करी 5 प्रिंसिपल्स। एंड हाँ, सभी जगह पे 5 प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट करे जाते हैं। वो क्या है, दैट देयर इज़ वन गॉड अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर, ऑफरिंग प्रेयर्स 5 times a day, गिविंग alms, फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान एंड परफॉर्मिंग पिलग्रिमेज टू मक्का, जिसे हज कहते हैं। तो ये 5 प्रिंसिपल्स होते हैं दैट आर अडॉप्टेड इन इस्लाम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इस पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हाउएवर दीज यूनिवर्सल फीचर्स में कुछ आपको डाइवर्सिटी बता रखी है, जैसे कि इस्लाम में 2 डिफरेंट सेक्ट्स है, शिया एंड सुन्नी। एंड शिया के अंदर जो है शिया ब्रांच के अंदर एक और है खोजाज। तो यहाँ पे आपको कुछ और बातें बता रखी है। ठीक है, और एक और चीज़ बता रखी है कि कुछ अरब मुस्लिम ट्रेडर्स ना मलाबार कोस्ट में भी जाके सेटल हुए थे, यानी कि केरला में जाके सेटल हुए थे। वहाँ जाके उन्होंने लोकल कस्टम्स को प्रैक्टिस करा और वहीं पे जाके उन्होंने रहना शुरू कर दिया। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने मैट्रिलिनी प्रैक्टिस करी। मैंने चैप्टर 3 में आपको बताया था मैट्रिलिनी क्या है, तो एक टेस्ट हो जाएगा, बता देना कॉमेंट सेक्शन में व्हाट इज मैट्रिलिनी। नहीं आता होगा तो मैं पिन कॉमेंट में बता दूंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें ये बता रखा है कि जैसे हमारी कंट्री के अंदर भी जो है जब इस्लामिक
फॉलो करने स्टार्ट हो गया, इस्लाम फॉलो करने शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं जैसे आप पूरी कंट्री में देखोगे ना तो मॉस्क का जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंसेस दिखाई दिए। दो चीज़ें होती थी जो हमेशा परमानेंट रहती थी, बट बिल्डिंग का कुछ स्टाइल डिफरेंट होता था। जैसे कि आपको बता रखा है सम ऑफ द आर्किटेक्चरल फीचर्स दो मॉस्क के। एक मॉस्क आपको बता रखा है ये है बांग्लादेश में, एक मॉस्क बता रखा है ये ईंटों का बना हुआ है, दूसरा मॉस्क आपको बता रखा है यहाँ पे श्रीनगर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताती हूँ क्या डिफरेंस बता रखा है कि देखो जब भी कोई मॉस्क बनता था, मस्जिद बनता था, तो उसमें आर्किटेक्चर फीचर में दो चीज़ें बिल्कुल सेम रहती थी। पहली चीज़ थी द प्लेसमेंट ऑफ मेहराब, जो प्रेयर निच होता है वो हमेशा टुवर्ड्स मक्का होता था। दूसरा जो मिनबार होता था वो भी, ठीक है, तो ये परमानेंट रहता था। बट बाकी चीज़ें चेंज क्या होती थी कि जिस तरीके से रूफ बन रहा है या फिर बिल्डिंग मटीरियल कहीं लकड़ी का बन रहा है, जैसे कि आप ये वाला मस्जिद देख सकते हो, ये है शाह हमादन मॉस्क। ठीक है, द शाह हमादन मॉस्क श्रीनगर में ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम, इसे कहा जाता है ज्वेल इन द क्राउन। अब ये जो मॉस्क है बिल्ट हुआ था 1395 में, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर। तो ये वुड का बना था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सा मॉस्क है, ये अतिया मॉस्क है। ये कहाँ पे है, बांग्लादेश में, एंड इट इज़ बिल्ट विथ ब्रिक्स। ठीक है, तो जो है मॉस्क जब बने तो दो चीज़ों को तो फॉलो करा जाता था, बाकी लोकल एरिया में जो उनका रॉ मटेरियल पे बेस और लोकल प्रैक्टिसेस के बेस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेम फॉर कम्युनिटीज़। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी में जो लिखा है वो मैंने पेस्ट करा सो दैट यू कैन स्टडी। वी ऑफन टेक टर्म हिंदूज एंड मुस्लिम फॉर ग्रांटेड एज लेबल फॉर रिलीजियस कम्युनिटीज़। ये मतलब कि हम हमेशा हिंदू कहते हैं तो हम कहते हैं ये एक हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी, हम कहते हैं मुस्लिम है ये एक रिलीजियस कम्युनिटी है। बट यहाँ पे हमें बता रखा है दैट अगर हमारे हिस्टोरियंस ने जब हमारी संस्कृत टेक्स्ट पढ़े, जो हमारी संस्कृत में लिखी गई बातें पढ़ी, बहुत पुराने प्रमाण जब पढ़े गए, तो वहाँ पे बताया गया कि 8 से 14 सेंचुरी तक, 8 से 14 सेंचुरी के बीच में किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर मुसलमान या मुस्लिम वर्ड जो है कभी भी यूज़ नहीं किया गया था। इंस्टेड पीपल वर ओकेजनली आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ द रीजन फ्रॉम विच दे केम। इनफैक्ट जो लोग कहीं से आया करते थे तो वो जहाँ से आ रहे हैं, जिस जगह से, उनको वो रेफ़र करा जाता था। जैसे कि जो टर्किश रूलर थे उन्हें तुरुक्शा, या फिर जो तजाकिस्तान से हमारे यहाँ पे लोग आए उन्हें तजाकी बोला जाता था, जो पर्शिया से आए उन्हें पाराशिका बोला जाता था। एंड समटाइम टर्म्स यूज फॉर द अदर पीपल वर अप्लाइड फॉर न्यू माइग्रेंट्स। यानी कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको शाका रूलर्स के बारे में बताया था चैप्टर 2 में कि ये शाका रूलर्स थे। अब ये शाका रूलर मैं तब कह रही थी, शाका रूलर्स एक्चुअली में तर्क से आए थे और अफ़गानिस्तान से आए थे। तर्क मतलब टर्किश लोग थे, वो अफ़गानिस्तान के लोग थे। तो क्या हमारे जो है संस्कृत टेक्स्ट के अंदर उनके लिए मुस्लिम वर्ड यूज़ करा गया था? नहीं, उनको जो है क्या बोला जाता था, शाकाज बोला गया था। और जो ग्रीक से आए थे, जो ग्रीस से आए थे ना, जो ग्रीस से लोग आए थे उनको यवनास बोला गया था। तो हमारे यहाँ पे इस वाले टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि हमारे संस्कृत डॉक्यूमेंट्स के अंदर 8 से 14 सेंचुरी के बीच में जो है किस तरीके से जब बाहर से कोई रूलर्स आए और उन्होंने यहाँ पे अपना जो है इस्टेब्लिश कर लिया किंगडम, तो उनको क्या रेफ़र करा जाता था। और एक सबसे जनरल टर्म, जैसे हम कहते हैं ना फॉरेनर, हमारे यहाँ से कोई अमेरिका से आ जाए, ब्रिटेन से आ जाए, फ्रांस से आ जाए, हम कहेंगे ये फॉरेनर है। तो फॉरेनर के लिए एक वर्ड यूज़ होता था मेलेच्छा, कि ये हमारी कम्युनिटी के नहीं है। ठीक है, अ मोर जनरल टर्म फॉर दीज माइग्रेंट्स कम्युनिटीज़ वर मेलेच्छा। ठीक है, इंडिकेटिंग दैट दे डिड नॉट ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी एंड स्पोक लैंग्वेज दैट वर नॉट डिराइव फ्रॉम संस्कृत। मेलेच्छा मतलब कि ये इंसान वो है जो हमारे कास्ट सोसाइटी को फॉलो नहीं करता, साथ ही के साथ ये वो लैंग्वेज नहीं बोलता है जो संस्कृत से डिराइव हुई है, ये कोई और लैंग्वेजेस बोला करते हैं। ठीक है, सच टर्म्स sometimes had a derogatory connotation also and they really denoted a distinct religious community of Muslim in opposition to Hindus। कहीं पे भी जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई हमारे पास ऐसा प्रमाण नहीं है जहाँ पे ऐसा शो करा जा रहा है दैट मुस्लिम कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है एंड सम काइंड ऑफ ओपोजिशन, ऐसा कुछ शो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बता रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं, द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म। तो अब पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 6, द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म। तो पहले पढ़ेंगे इस्लाम में सूफिज्म की ग्रोथ को, फिर इंडिया में। ठीक है, तो देखो इन अर्ली सेंचुरीज ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम की स्टार्टिंग की सेंचुरीज में क्या हुआ, कुछ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल थे, यानी कि कुछ बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड लोग थे अल्लाह की तरफ। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने खुद को सूफीज में टर्न कर लिया एंड दे टर्न टू एस्केटिज्म एंड मिस्टिसिज्म। एस्केटिज्म मिस्टिसिज्म मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा उन्होंने डिवोशन टुवर्ड्स अल्लाह, ठीक है, कि अल्लाह के डिवोशन में जो है
याद में रहना और उनको प्रे करना बहुत ज़्यादा। एस्केटिज्म मतलब होता है कि तपस्या करना, ठीक है, मेडिटेशन करना, भगवान का नाम लेना, याद करना, दिस इज एस्केटिज्म, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या करा, दे वर वेरी रिलीजियस माइंडेड, तो इन्होंने अल्लाह के डिवोशन जो है उसको इस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा शुरू करा। इनके बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते थे खुद को अल्लाह से। कौन? ये रिलीजियस माइंडेड पीपल। एंड इन्होंने कहीं ना कहीं ग्रोइंग की जो जैसे जो सुल्तान है, जो राजा थे, मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा सरहदी जो है उनको कब्जा करना है, यहाँ कब्जा करना है, यहाँ कब्जा करना, बहुत मटीरियलिस्टिक हो रहा है। साथ ही के साथ में जो है एम्पायर को बढ़ाने के साथ में दूसरा चीज़ जो होनी चाहिए, जो मेन चीज़ होनी चाहिए, वो क्या है? डिवोशन टुवर्ड्स अल्लाह, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए उन लोगों ने अपनी एक कम्युनिटी बनाई, सूफी कम्युनिटी, जो हर समय जो है दे रेनाउंस द वर्ल्ड इवन, ठीक है। एंड वो हर समय क्या करते थे? वो अल्लाह के डिवोशन में रहा करते थे। अपने अपने तरीके बने इस चीज़ के। सूफिज़म में फिर कवाली आई। अभी भी आप देख सकते हो कि देयर आर मेनी दरगाह के अंदर है हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह, तो वहाँ पे आपने देखा है किस तरीके से वहाँ पे जो है डिवोटीज़ जाते हैं एंड वहाँ पे डिवोशन की जाती है। तो ये सिलसिला शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बेसिक फिर सूफिज़म में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो कुरान के आइडियाज़ है उनको और अच्छे से प्रैक्टिस करा जाए, जो प्रॉफिट मोहम्मद की कही गई बातें हैं उनको और अच्छे से प्रैक्टिस करा जाए। तो सूफीज़ ने जो है क्या स्टार्ट कर दिया, सूफीज़ ने अपना एक कम्युनिटी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो दिस इज हाउ सूफीज इमर्ज्ड। अब 6.1 में हम पढ़ेंगे खानकाज़ एंड सिलसिला। जब हम यहाँ इंडिया में सूफीज कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, 11th सेंचुरी में सूफी कल्चर इंडिया के अंदर भी फुली इमर्ज हो जाता है एंड धीरे धीरे खानकाज़ बनने शुरू हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज अ खानका? खानका अगर बेसिकली आप बताओ तो एक तरीके की रेस्टिंग प्लेस होती है, एक जगह जहाँ पे जो है धर्मशाला बनी हुई है, वहाँ पे लोग रह जाते हैं, आते जाते, हर कम्युनिटी के लोग वहाँ वेलकम होते थे, वो रहते थे वहाँ पे, और वहाँ पे लंगर चलता है और वहाँ पे क्या करी जाती है, वहाँ जाते हैं, प्रे करते हैं, तो खानका बनने शुरू हो जाते हैं। तो खानका वर्ड जो है पर्शियन वर्ड से लिया गया है। और खानका को कंट्रोल कौन करता था? उनका मास्टर करता था, एक सूफी मास्टर होते थे वो, उनको कहा जाता था शेख। अब उन शेख के बहुत सारे डिसाइपल्स होते थे, यानी कि उनके फॉलोअर्स, उनके डिसाइपल्स, जिन्हें मुरीद्स कहा जाता था, ठीक है। और जो शेख होते थे वो अपने अपने सक्सेसर भी अपॉइंट करते थे, जैसे कि जो भी शेख है, एक खानका है, ठीक है, एक दरगाह है, उनके शेख है। अब वो शेख जो है अपना एक सक्सेसर अपॉइंट करते थे कि उनकी मृत्यु के बाद वो जो है आगे जितनी भी उनकी टीचिंग्स है, जिस तरीके से पूरा खानका का सिस्टम चलेगा, वो आगे उसको आगे बरकरार रखेंगे। ही एस्टैब्लिश रूल फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन इनमेट्स एज वेल एज बिटवीन ले पर्सन्स एंड मास्टर्स। यानी कि ये जो मास्टर होते थे, इन लोगों ने जो है प्रॉपर एक सिस्टम ले डाउन करा कि किस तरीके से जो खानका है वहाँ पे सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करा जाएगा, कैसे जो है लोगों के साथ व्यवहार करा जाएगा, कैसे लोग वहाँ पे आएंगे, रहेंगे, एवरीथिंग। सूफी सिलसिला बिगेन टू क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में सूफी सिलसिला पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जो है स्टार्ट हो जाता है। सिलसिला मतलब क्या हुआ कि एक सक्सेसर से दूसरे सक्सेसर, एक शेख बने, एक टीचर बने, एक मास्टर बने सूफ़ी कम्युनिटी के, जिनको बहुत नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा वो जो है डिवोटेड थे टुवर्ड्स अल्लाह। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना एक डिसाइपल चुना जिसको उन्होंने टीच करा, प्रिपेयर करा, एंड देन वो उनके सक्सेसर बन जाते थे। फिर आगे इस तरीके का सिलसिला चलता रहा और सूफ़ी कल्चर अभी भी आजकल हमारे यहाँ पे है और इस तरीके से सूफी कल्चर जो है डेवलप हुआ। द वर्ड सिलसिला मीन्स चेन। सिलसिला मतलब क्या है? चेन। सिग्निफाइंग अ कॉन्टिन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल। मास्टर और डिसाइपल के बीच कॉन्टिन्यूस लिंक को सिलसिला जो है ये शो करता है, ठीक है। इट वॉज थ्रू दिस चैनल दैट स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग वर ट्रांसमिटेड टू डिवोटीज, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से जो शेख होते थे, जो मास्टर होते थे, अपनी जितना भी ज्ञान हो गया उनका, अपनी जितनी भी स्पिरिचुअल पावर है, अपने जो है सक्सेसर को ब्लेस कर दिया करते थे, सो दैट उनकी डेथ के बाद वो आगे के जो है सारे के सारे चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। जब भी ये किया जाता था, जैसे अगर हम सूफीज़ की बात करें तो कुछ स्पेशल चीज़ें होती थी जो उनको फॉलो करनी होती थी। ओथ ऑफ एलाइजेंस, ठीक है, और साथ ही के साथ वो पैच्ड गारमेंट्स पहना करते थे, दे टू सेव देयर हेड्स, ऐसी कुछ स्पेशल रिचुअल्स किए जाते थे, ठीक है। व्हेन द शेख डाइड, जब भी शेख की डेथ होती थी तो उनकी एक टूम या फिर श्राइन बना दी जाती थी, यानी कि अगर हम पर्शियन में बोले तो दरगाह बना दी, जैसे समाधि होती है ना, वो बना दी जाती है। जैसे कि
आज भी हम लोग जो है अजमेर में भी दरगाह है और दिल्ली में भी दरगाह है, वहाँ लोग जाते हैं, प्रे करते हैं। तो शेख की डेथ के बाद उनकी श्राइन बना दी जाती थी, ठीक है। एंड वो जो श्राइन होती थी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती थी डिवोटीज़ के लिए, क्योंकि शेख की डेथ के बाद भी लोग वहाँ जाते थे, उनके फॉलोअर्स वहाँ जाते थे और उनसे प्रे किया करते थे। और इसको एक टाइप का पिलग्रिमेज माना जाता था। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा मानी जाती थी इस चीज़ को। अगर हम वैसे कहें तो इसको ज़ियारत कहा जाता है, ठीक है। ज़ियारत मतलब क्या हुआ कि आप प्रे करने के लिए जा रहे हो, किस पे, जो शेख होते थे उनकी ग्रेव पे, ठीक है। बेसिकली जो डेथ एनिवर्सरी होती थी शेख की, यानी कि जो शेख है जब उनकी डेथ एनिवर्सरी होती थी तो उसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करा जाता था, या फिर उसे उर्स कह सकते हैं। और सेलिब्रेट क्यों करा जाता था, लोग जब भी शेख की एनिवर्सरी होती थी, डेथ एनिवर्सरी, तो वहाँ जाके जो है प्रे करा करते थे, अपनी सारी जो है अपने डिवोशंस के साथ वहाँ जाते थे, प्रे करते थे। और प्रे इसलिए किया करते थे क्योंकि शेख की डेथ के बाद माना जाता है कि वो अल्लाह के साथ यूनाइट हो जाएंगे, तो वो अल्लाह के और करीब हो जाएंगे, तो वो जब उनके पास जाके प्रे करेंगे तो उनकी बातें ज़रूर सुन ली जाएंगी। तो इस तरीके का एक सिस्टम बन जाता है कि खानकाज़ बनते हैं, खानकाज़ में शेख होते हैं, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे भी आगे खानका का सिस्टम कैसा होता है। वो शेख होते थे, उनके डिसाइपल हो गए और फॉलोअर्स वहाँ आते थे। हर क्लास कम्युनिटी के लोग भी आने को अलाउड था वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ मुस्लिम लोग नहीं, हर कम्युनिटी के लोग अलाउड होते थे, वो वहाँ जाते थे, लंगर चलता था हर समय। और जब शेख की डेथ होती थी तो वो अपने एक सक्सेसर को चूज़ करते थे, फिर शेख की समाधि बना दी जाती थी, उसके ऊपर टूम्ब इरेक्ट करा जाता था। जैसे दरगाह हैं बहुत सारे हमारे यहाँ पे, आपकी बुक में पिंक बॉक्स बना रखा है जहाँ आपको पूरे इंडिया में कितने दरगाह बने हुए हैं उसके बारे में बता रखा है। तो इस तरीके से जो है सूफ़ी का सिलसिला, सूफिज़म जो है हमारी कंट्री में डेवलप हुआ, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज पीपल बिलीव दैट, यहाँ आपको बता रखा है कि क्यों जो है जो शेख होते थे उनकी डेथ के बाद उनकी समाधि बना के उनको प्रे करने जाया जाता था। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो अल्लाह से, गॉड से जाके जो है यूनाइट हो जाते हैं, तो इसलिए लोग उनको जाके जो है उनको जो है उनसे प्रे करते हैं, ठीक है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा आउटसाइड द खानिका। सूफी सिस्टम के अंदर एक और टाइप के जो है एक कम्युनिटी बन गई थी जिनको बोला जाता है कलंदर्स, मदारीज एंड मलंग्स। इनको ये अलग क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे इग्नोर द रिचुअल्स एंड ऑब्जर्व एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एस्केटिज्म। ये ना बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एस्केटिज्म, यानी कि बहुत कड़ी फॉर्म ऑफ तपस्या करते थे। दे यूज टू रिनाउंस द वर्ल्ड, बिल्कुल रिनाउंस करके रखते थे वर्ल्ड को। तो ये लोग कौन होते थे, सूफीज़ में ही, एक तो सूफीज शेख हो गए और एक और कम्युनिटी इनमें बन गई थी कलंदर्स, मदारीज और मलंग्स की और हैदर्स की। अब ये लोग जो है शरिया को फॉलो नहीं करते थे, इसलिए इनको बशरिया भी कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो एक जो सूफी का ग्रुप है जो इंडिया आता है लेट 12th सेंचुरी में, वो है चिश्तीज, और ये सबसे इन्फ्लुएंशियल रहे चिश्ती हमारे इंडिया के अंदर। दिस वॉज बिकॉज दे अडॉप्टेड सक्सेसफुली टू द लोकल एनवायरनमेंट, क्योंकि चिश्तीज ने क्या करा था, उन्होंने हमारी कंट्री के लोकल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करा। हमारी कंट्री का लोकल एनवायरनमेंट क्या था कि हमारे यहाँ भक्ति मूवमेंट चल रहा था, लोग भजन कीर्तन करते थे और हमारे भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। तो उसी चीज़ को चिश्तीज ने फॉलो करा। और अब देखते हैं लाइफ ऑफ द चिश्ती खानका, यानी कि जो चिश्ती की दरगाह धर्मशाला होती थी वहाँ पे लाइफ कैसे चलती थी। तो जो भी चिश्ती खानका दरगाह होती थी वो पूरे शहर का ना एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहा करती थी। जैसे आज भी अगर आप दिल्ली की निज़ामुद्दीन दरगाह में जाएंगे तो आप देखते हो कि कितनी भीड़ होती है वहाँ पे, कितने जो है डिसाइपल्स वहाँ आते हैं, डिवोटीज़ वहाँ आते हैं, प्रे करते हैं। तो उस ज़माने में भी ऐसा ही हुआ करता था। वी नो अबाउट शेख निज़ामुद्दीन हॉस्पाइस एंड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, ये दिल्ली वाले की बात हो रही है। तो यहाँ पे बता रखा है कि कैसे हुआ करती थी खानका। तो खानका में बहुत छोटे छोटे बहुत सारे कमरे बन रखे होते थे और एक बड़ा कमरा होता था जिसको कहा जाता है जमात खाना, बिग हॉल। एंड यहाँ पे जितने भी लोग आते थे वो आते थे, प्रे करते थे, वहीं पे रहा करते थे। द इनमेट्स इंक्लूडेड फैमिली मेम्बर्स ऑफ द शेख। इनमेट्स जो ऑलरेडी वहाँ पे हमेशा रहते थे दरगाह के अंदर, उनको कहा जाता था जो फैमिली मेम्बर्स हो गए शेख के, वो उनके जो अटेंडेंट्स हो गए और जो उनके डिसाइपल्स हो गए, जो उनके आप मानो कि वो उनके गुरु थे और वो उनके स्टूडेंट्स थे, डिसाइपल्स थे, वो उनको टीच करा करते थे। जो शेख थे वो स्मॉल रूम में रहते थे जो रूफ़ पे बना होता था हॉल के। जो जमात खाना है उसके हॉल जो है उसके रूफ़ पे, उसकी छत पे बना होता था एक छोटा सा कमरा, वहाँ शेख रहा करते थे। और जब भी जो सुबह सुबह जो होती थी उनको विजिटर्स जो हैं शेख को वहाँ पे मिलने आया करते थे। इस तरीके से पूरा का पूरा खानका में सिस्टम रहता था। एक वरांडा भी होता था
पूरा का पूरा दरगाह में जो कोर्टयार्ड से सराउंडेड होता था, जिसकी एक तरफ पूरी दीवार चढ़ी होती थी, यानी कि पूरा ना बाउंड्री से वॉल्ड होता था खाना का। तो एक एग्जाम्पल बता रखा है कि एक दौरान ऐसा भी था जब मंगोल इवेजन का खतरा था, तो बहुत सारे लोग जो है रेफ्यूजी सीख करने के लिए, यानी कि छुपने के लिए खाना खा में गए थे। और जब वो छुपने के लिए गए थे तो ये नहीं देखा गया था कि वो मुस्लिम है, इस्लामिक है या नहीं। हर एक सोशल कैटेगरी के, हर एक रिलीजन के लोगों को वहाँ पे अलाउड था, और वो वहाँ जाके उन्होंने, वो नेबर्स सारे वहाँ जाके वो छुपे थे। ठीक है, एक ओपन किचन चलती थी वहाँ पे, अभी भी चलती है, लंगर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एंड दे रन ऑन अनआस्क्ड फॉर चैरिटी। ठीक है, तो चैरिटी जो है बेसिकली हर समय कोई भी, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग वहाँ जा सकते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सोल्जर्स, स्लेव, सिंगर, मर्चेंट, पोएट, ट्रैवलर्स, हिंदू जोगीज, कलंदर्स हो गए, बहुत लोग वहाँ जाते थे। हीलिंग के लिए भी जाते थे, जैसे कि इलाज भी वहाँ पे हो जाया करता था और खाना भी ज़रूर मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अदर विजिटर्स इंक्लूडेड। अब ऐसा नहीं है कि यही लोग आया करते थे, बड़े बड़े पोएट, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे विजिट करा करते थे। जैसे कि एक फेमस पोएट के बारे में हमें बता रखा है, आमिर हसन सिद्दी और आमिर खुसरो, जो कोर्ट पोएट थे ज़ियाउद्दीन बरानी के, तो वो लोग भी वहाँ जाते थे और उन्होंने शेख के बारे में लिखा भी है। खाना का होता था वहाँ पे लोकल ट्रेडिशंस को फॉलो करा जाता था, जैसे कि जो भी विजिटर आता था उन्हें पानी ज़रूर पिलाया जाता था। शेविंग द हेड ऑफ इनिशिएट्स। ठीक है, तो जो बेसिकली उनके जो वहाँ पे पूरा ऊपर डिसाइपल्स वगैरह होते थे जो शेख के अंडर में रहते थे, उनके जो है हेड्स को शेव करा जाता था, योगिक एक्सरसाइजेस कराई जाती थी। और ये चीज़ हमारी कंट्री के अंदर बहुत लोकल थी, योगा करी जाती थी और इस तरीके से सबको पानी पिलाया जाता था, पुण्य का काम माना जाता है पानी पिलाना। तो इस चीज़ को जो है चिश्ती दरगाह में भी फॉलो करा गया, और इसीलिए जो है मैंने क्या कहा कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हमारी कंट्री में हुआ। शेख निज़ामुद्दीन की अगर अब हम बात करें तो उन्होंने बहुत सारे अपने स्पिरिचुअल सक्सेसर अपॉइंट करे, यानी कि बहुत सारे अपने जो उनको अपने बेस्ट डिवोटीज लगते थे, बेस्ट डिसाइपल लगते थे, उनको सिखाया, उनको अपना सक्सेसर बनाया एंड उनको फिर वेरियस पार्ट में भेजा, इंडिया के अलग अलग कोने में भेजा और कहा आप यहाँ पे जाके हॉस्पाइस बनाएंगे, आप यहाँ पे जाके दरगाह खाना खा की इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। एज अ रिजल्ट द टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चिश्तीज एज वेल एज द फेम ऑफ द शेख स्प्रेड रैपिडली। इसलिए बहुत सारी टीचिंग्स प्रैक्टिसेस जो है इन शेख की बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई, क्योंकि इन्होंने सिखाया अपने स्टूडेंट्स को, अपने डिवोटीज़ को, और फिर वो अलग अलग शहरों में गए, अलग अलग कोनों में गए इंडिया के, और वहाँ पे उन्होंने ये इस्टेब्लिश करा। दिस इन टर्न ड्रू पिलग्रिम्स टू दिस श्राइन। तो फिर क्या हुआ, जब अलग अलग इंडिया के अलग अलग कोने में हमारे शेख के मानने वाले फॉलोअर्स बन जाते हैं, ठीक है, उनको मानने वाले, तो जब शेख की डेथ हो जाती है और उनकी श्राइन पे ना, तभी इतने सारे लोग अभी भी जाते हैं और तब भी जाया करते थे। दिस ड्रू पिलग्रिम्स टू हिज श्राइन एंड ऑल्सो टू द श्राइन ऑफ हिज स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स। शेख के भी, और जो शेख के पहले वाले एंसेस्टर्स थे, शेख निज़ामुद्दीन से भी पहले जो शेख हुआ करते थे, उनकी श्राइन पे भी फिर लोग जाते थे जो है डिवोशन के लिए। तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट, अब आगे पढ़ेंगे चिश्तीज डिवोशनलिज्म ज़ियारत एंड कवाली। ठीक है, तो किस तरीके से, किस फॉर्म में जो है चिश्तीज अल्लाह की तरफ डिवोशन शो करते थे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक 7.2 चिश्ती डिवोशनलिज्म ज़ियारत एंड कवाली। तो अब यहाँ पे हम चिश्ती डिवोशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। पिलग्रिमेज कॉल्ड ज़ियारत टू टूम्स ऑफ सूफी सेंट्स प्रिवेलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड। यानी कि ज़ियारत यानी कि सूफी सेंट्स जो होते हैं उनके पास जाना, यानी कि जो उनकी समाधि है वहाँ पे जाना और उनसे प्रे करना, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है मुस्लिम वर्ल्ड में भी। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिलीजन के लोग जो है कई बार जाते हैं वहाँ पे प्रे करने के लिए। दिस प्रैक्टिस इज़ एन ओकेजन फॉर सीकिंग सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस बरकत। अब क्यों जाते हैं लोग सूफी के जो सेंट्स हो गए, जो शेख हो गए, शेख के दरगाह पे क्यों जाते हैं? तो वो इसलिए जाते हैं सो दैट जो है वो उनसे प्रे कर सके और जो है उनसे ब्लेसिंग्स ले सके, जिसको बरकत कहते हैं। ठीक है, फॉर मोर देन 7 centuries पीपल ऑफ वेरियस क्रीड्स। ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम ही, 7 centuries से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। बहुत सारे अलग अलग सोशल बैकग्राउंड, क्लास के लोग, क्रीड्स के लोग जो है वहाँ जाते हैं दरगाह में और 5 ग्रेट जो चिश्ती सेंट्स हैं उनसे जाके प्रे करते हैं। ठीक है, अब वो जो 5 ग्रेट चिश्ती सेंट्स हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं, जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड साइन है वो किसके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, पॉपुलरली नोन एज द गरीब नवाज। उनको गरीब नवाज कहा जाता था। किनको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। क्यों कहा जाता था उन्हें गरीब नवाज? क्योंकि गाइस वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे पुअर पीपल की, और वो बहुत ज़्यादा जो है
जो डोनेशंस किया करते थे एंड ही हेल्प पीपल अ लॉट, इसलिए उनको कहा जाता था। द अर्लीस्ट टेक्सचुअल रेफरेंस टू ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह डेट टू 14th सेंचुरी। जो हमारे पास एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का प्रूफ है ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह का, वो है 14th सेंचुरी से। और जो है यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो ये वाले शेख हैं हमारे, ये इतने ज़्यादा पॉपुलर इसलिए थे बिकॉज ऑफ इट्स पाइटी, बिकॉज ये गॉड से बहुत ज़्यादा क्लोज थे, ये अल्लाह से बहुत ज़्यादा करीब थे, ठीक है। तो इनकी डिवोशन जो थी इसलिए बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए जो है इनको लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। इनफैक्ट बड़े बड़े सुल्तान जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक भी इनके रॉयल विजिटर्स में से एक थे, वो भी जाते थे इनको जो है विजिट करने के लिए एंड डिवोशन शो करने के लिए। फर्स्टली सुल्तान विजिट द श्राइन बट द अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन to the house of the tomb was funded in the late 15th century by सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी। तो भाई मोहम्मद तुगलक भी गए थे इनके पास, बट जो इनकी श्राइन पे जो टूम बनाया गया था, जो पूरा का पूरा दरगाह बनाई गई थी बहुत बड़ी सी, उसको किसने बनाया था? उसको बनाने के लिए फंड दिया था लेट 15th सेंचुरी में गियासुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। Since the shrine was located on the trade route linking Delhi and Gujarat, it attracted lot of travelers। और ये जो श्राइन है वो कहाँ पे? अजमेर दरगाह की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये किस रास्ते में? दिल्ली और गुजरात के लिंकिंग रूट पे है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर जाया करते थे, रुका करते थे, वो वहाँ पे खाना खाते थे और प्रे करते थे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब 16th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये दरगाह जो है, ये श्राइन जो है और ज़्यादा फेमस हो जाती है, क्योंकि जो अकबर है, इतने फेमस रूलर अकबर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे विजिट किया करते थे। कहते हैं 14 बार अकबर यहाँ पे गए थे और जाते थे ब्लेसिंग्स लेने के लिए। कभी कोई नई उनकी जंग होनी होती थी या फिर कोई उन्होंने मन्नत मांगी है वो पूरी होती थी तो जाते थे। अपने बेटे पैदा होने पे वो वहाँ पे जाया करते थे और 1580 तक उन्होंने ये ट्रेडिशन फॉलो करा। बहुत बार अजमेर दरगाह पे अकबर गए थे, ठीक है। और हर एक विजिट पे वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जाते थे वहाँ पे। एंड एक गिफ्ट जो अभी भी वहाँ पे है, जिसमें अभी भी वहाँ पे खाना बनता है, वो है 1568 में जो ह्यूज कैल्ड्रॉन, यानी कि जो एक देग उन्होंने गिफ्ट करा था सो दैट वहाँ पे कुक करा जाए पिलग्रिम्स के लिए, जो अभी भी वहाँ पे है। एंड उन्होंने मॉस्क का भी कंस्ट्रक्शन कराया था विद इन द कंपाउंड ऑफ द दरगाह। किसने? अकबर ने। ऑल्सो पार्ट ऑफ ज़ियारत इज़ द यूज़ ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। ज़ियारत यानी कि अगर आप बोलो तो डिवोशन के लिए, अल्लाह के डिवोशन के लिए जो एक और फॉर्म है इनके पास, वो क्या है? बाय द यूज़ ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। म्यूज़िक और डांस को यूज़ करके, जिसको हम अगर यहाँ बोले सूफ़ी कल्चर में तो उसे बोला जाता है कवाली, ठीक है। तो वहाँ पे कवाली कही जाती है और उस कवाली में जिक्र किया जाता है, यानी कि डिवाइन नेम का जिक्र किया जाता है और समा किया जाता है और ज़्यादा जो है लीन हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे ये चलन है सूफी सिलसिलास का। आगे पढ़ते हैं लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन टॉपिक में बता रखा है, जो चिश्तीज़ होते थे वो लोकल लैंग्वेजेस को भी अडॉप्ट करते थे। जैसे कि दिल्ली में उन्होंने लोकल लैंग्वेज हिंदावी को अडॉप्ट करा। एक बहुत फेमस सूफी है बाबा फरीद, उन्होंने जो इतनी भी वर्सेस लिखे, जो उन्होंने जो है पोएम्स लिखी हैं, उसमें उन्होंने लोकल लैंग्वेज का यूज़ करा था और कुछ को गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो है इंक्लूड किया गया है। येट अदर कंपोज लॉन्ग पोएम्स और मानसवीस टू एक्सप्रेस आइडियाज ऑफ डिवाइन लव यूजिंग। कुछ सूफी सेंट्स ऐसे भी होते थे जिन्होंने कुछ पोएम्स ऐसे बनाई थी जिसमें वो डिवाइन लव, ह्यूमन लव के थ्रू दिखाते थे। फॉर एग्जाम्पल जिसमें आपको बता रखा है प्रेम आख्यान, लव स्टोरी पद्मावत, कंपोज बाय मलिक मोहम्मद जयाजी। जो पद्मावत मूवी जिस स्टोरी पे बनी है तो उसको किसने कंपोज करा था? मलिक मोहम्मद जयाजी ने। एंड इसमें उन्होंने जो है लव स्टोरी दिखाई थी पद्मिनी की, महारानी पद्मिनी की और महाराजा रत्न सेन की, किंग ऑफ चित्तौड़। और ये क्यों उन्होंने शो करा था लव स्टोरी ऑफ ह्यूमन फॉर्म में? लव स्टोरी उन्होंने इसलिए शो करी थी बिकॉज ये शो करता था सिम्बॉलिक सोल्स जर्नी टू डिवाइन। नेक्स्ट जो है बहुत सारी सूफी पोइट्री बनी थी बीजापुर कर्नाटक में भी, तो ऐसा नहीं है साउथ में नहीं था सूफी कल्चर, वहाँ पे भी बहुत सारी पोइट्री बनती थी। कुछ ऐसी पोइट्री थी जो लोकल लैंग्वेजेस में बना करती थी एंड बहुत सारी ऐसी पोइट्री होती थी जो वुमेन के लिए बनती थी। वुमेन घर के काम करते हुए, हाउस होल्ड काम करते हुए उनको गाया करती थी, ठीक है। तो ये आपको बता रखा है कि गाइज ये जो सूफी सेंट्स थे जो ये कवाली करते थे या जो ये पोइट्री करते थे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ अपनी भाषा में करा, जो लोकल रीजन्स की लोकल भाषाएं थी उसमें ये कंपोज हुए, ठीक है। इट इज़ लाइकली दैट द सूफीज ऑफ दिस रीजन वर इंस्पायर्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन ऑफ कन्नड़ा वचन्स ऑफ द लिंगयार्ड। अब ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने लोकल लैंग्वेज को इसलिए अडॉप्ट करा क्योंकि मे बी ये इंस्पायर हुई हो कन्नड़ा वचन से जो लिंगयार्ड्स ने लिखे थे, तो इसलिए उन्होंने भी ऐसे करा हो, ठीक है। तो विद दिस ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे गाइस। तो अब हमें पढ़ना है कबीर दास के बारे में। तो जो कबीर दास है, जो कबीर कवि हैं, वो बहुत फेमस पोएट थे, सेंट पोएट थे। कब?
14 और 15 सेंचुरी में। अब ये बात है, देखो अगर हम कबीर की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, कबीरदास जी की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे पास 3 सोर्सेज है। बट ये तीनों ही सोर्सेज जो है उनकी डेथ के बाद जो है, जो उनकी पोएम्स थी, जो उनके प्रॉपर उनकी जो टीचिंग्स थी, जो उनकी सेइंग्स थी, उसको कंपाइल किया गया था उनकी डेथ के बाद में उनके फॉलोअर्स के द्वारा। तो वहीं से हमें उनके बारे में पता चलता है। इनफैक्ट उनकी डेथ के 200-300 साल बाद, 400 साल बाद जो है ये कंपाइलेशन हुई थी। तो जितना भी हमें कबीर की लाइफ के बारे में पता है वो 3 चीज़ों से पता है। वो कौन कौन से? पहला है कबीर बीजक, इट वॉज प्रिजर्व बाय कबीर पंथ, द पाथ और सेक्ट ऑफ कबीर इन वाराणसी। जो वाराणसी में कबीर के फॉलोअर्स थे उन्होंने ये लिखा था कबीर बीजक, ठीक है। तो वहाँ से हमें कबीर के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट कबीर ग्रंथावली, ये था जो है ये राजस्थान में जो कबीर के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने लिखा था। कौन थे? दादू पंथ, ठीक है। अब थर्ड जो हमें कबीर की लाइफ के बारे में पता चलता है वो आदि ग्रंथ साहिब से भी पता चलता है। एंड ऑल दिस कंपाइलेशन वर मेड आफ्टर डेथ ऑफ कबीर, ठीक है। तो कबीर की डेथ के बाद ये 3 कंपाइलेशन हुई थी। कबीर की जितनी भी पोएम्स है वो जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर है। एंड जो है समटाइम्स ये जो पोएम है उनमें ना उलट बसंती का भी यूज़ करा गया है। तो कबीर जो है गाइज उनके बारे में हमें जो कुछ भी उनके बारे में जानना, उनकी लाइफ के बारे में, तो 3 सोर्सेज है। पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट चीज़ आपको ये बता रही है कि जो कबीर की पोएम है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में, बहुत सारी डायलेक्ट्स में है। तो बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस में कबीर की पोएम्स जो है वो हमारे पास हैं। और जो कबीर जिस भाषा में लिखा करते थे वो निर्गुण पोएट्स की भाषा होती थी। यानी कि जब भी वो भक्ति करते थे, जब भी वो डिवोशन टुवर्ड्स गॉड शो करते थे, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड को इमेजिन करते थे, वो निर्गुण भक्ति किया करते थे। एंड जब वो कई बार अपनी पोएम्स लिखते थे तो उसमें वो उलट बसंती टेक्निक का यूज़ करते थे। यानी कि अपसाइड डाउन सिंग, यानी कि कोई बात कह कुछ रही है उसका मीनिंग कुछ और है। बहुत अलग से टाइप की उलट बसंती जो है कबीर की बहुत ज़्यादा फेमस होती है। आपके बुक में एक एग्जाम्पल भी दे रखा है लोटस करके, तो यहाँ पे जो है उलट बसंती कबीर यूज़ करते थे। अब अगर हम टीचिंग्स ऑफ कबीर की बात करें तो कबीर कहा करते थे ही बिलीव्ड इन द अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है, इंक्लूडिंग इस्लाम ऑल्सो। तो वो एक अल्टीमेट रियलिटी में जो है बिलीव करते थे। और वो जो उनकी सेइंग्स है, जो उनकी टीचिंग्स है, उसमें अल्लाह का भी जिक्र हुआ है, खुदा का भी, हज़रत का भी, पीर का भी। साथ ही के साथ उन्होंने कुछ वैदिक टर्म्स को भी अपनी टीचिंग्स में यूज़ करा है, जैसे कि ब्राह्मण, आत्मा, ठीक है, अलख, ऐसे ऐसे वर्ड्स इन्होंने यूज़ करे हैं अपनी टीचिंग्स में, ठीक है। शब्द उनकी बातों में आता है, जो उनकी कहानियाँ हैं, जो उनकी जो पोएम्स है उसमें शब्द आते हैं, शून्य, एम्प्टीनेस, काफ़ी चीज़ों को उन्होंने यूज़ करा है। कई बार उनकी जो पोएम होती थी वो हिंदू पॉलीथिज्म को अटैक करती थी और आइडल वर्शिप को, यानी कि जो मूर्ति पूजा, उसको कहीं ना कहीं अटैक किया करती थी। एंड जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट में ज़्यादा बिलीव करते थे, वो सूफी कल्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया करते थे, ठीक है। एंड साथ ही के साथ में जो हिंदू प्रैक्टिस है भगवान का नाम लेने की, नाम सिमरन, मतलब कि भगवान का नाम लेने की हिंदू जो प्रैक्टिस है कि आप भगवान का नाम ले भक्ति करें, उसको भी वो सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। तो सूफिज्म को भी करते थे एंड जो है गॉड का नाम लेने को भी। अब अगर हम टीचिंग्स ऑफ कबीर की बात करें तो हिस्टोरियंस ने बहुत कोशिश करी है कबीर की लैंग्वेज को, स्टाइल को जो है समझने की। अब बहुत डिबेट होती है कि कबीर हिंदू थे या मुस्लिम थे। तो बाय बर्थ कहा जाता है उनकी हेगियोग्राफी, जो उनके बारे में लिखा गया उससे पता चलता है दैट जो कबीर थे वो पैदा एक हिंदू फैमिली में हुए थे, वो वैष्णवा ट्रेडिशन के थे। और जो कबीर दास है उनको ब्रॉटअप किसने करा था, उनका जो बड़ा उन्हें किसने करा था, एक पुअर मुस्लिम फैमिली ऑफ वीवर्स ने, ठीक है। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट ही वॉज इनिशिएटेड इनटू अ भक्ति मूवमेंट बाय गुरु रामानंदा, और वो भक्ति मूवमेंट के भी पार्ट बने थे, उनके गुरु थे, उनके गुरु का नाम था रामानंदा। जो पोएम है कबीर की उसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज हुए हैं जैसे गुरु, सदगुरु, बट उन्होंने डायरेक्टली कभी अपने गुरु रामानंदा का नाम नहीं लिया है। हिस्टोरियंस पॉइंटेड आउट दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश दैट रामानंदा एंड कबीर वर कंटेम्प्रेरीज, यानी कि वो सेम टाइम के थे। ऐसा कहना काफ़ी मुश्किल लगता है क्योंकि कभी भी उन्होंने अपनी जो हेगियोग्राफीज है उनमें अपने जो है टीचर का नाम नहीं लिया है। कंसीडर्ड द टॉपिक ऑफ कबीरदास जी। यहाँ पे आपको बेसिकली 3 जो सोर्सेज हैं जो कबीर की लाइफ के बारे में जानने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है। और कबीर जी किस फॉर्म ऑफ वर्शिप में बिलीव करते थे, ही यूज टू बिलीव इन द निर्गुणा भक्ति, ठीक है। और उनके जो टीचर थे, उनके जो गुरु थे, उनका नाम याद रखना है। अब आते हैं हम बाबा गुरु नानक देव जी पे। तो टॉपिक है बाबा गुरु नानक एंड द सीक्रेट वर्ल्ड। तो बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था नानका साहिब में नियर रावी इन पंजाब इन 1469 में उनका जन्म हुआ था। वो एक अकाउंटेंट थे एंड ही स्टडीड इन पर्शियन, ठीक है। ही वॉज मैरिड एट अ वेरी यंग एज में उनकी शादी हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो किसके साथ रहते थे, वो सूफीज़ के साथ रहते थे और भक्स के साथ रहते
थे, ट्रैवल करते रहते थे, भगवान का नाम सिमरन करते रहते थे। ठीक है, टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव की अगर हम बात करें तो उनकी जो टीचिंग्स है वो बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करी गई है इन अ फॉर्म ऑफ अ निर्गुण भक्ति। तो गुरु नानक देव जी भी जो है ना वो कबीरदास जी के साथ में भी रहते थे। ठीक है, वो उनसे मिले भी थे, उनके साथ रहे भी थे, और वो भी किस में बिलीव करते थे, वो भी बिलीव करते थे गाइस निर्गुण भक्ति में। ही रिजेक्टेड सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल बाथ्स, इमेज वर्शिप, आइडल वर्शिप जो होता है, स्क्रिप्ट एंड द स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, काफ़ी सारी चीज़ों को वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम भगवान कौन है, रब है, एंड ही हैड नो जेंडर नो फॉर्म। वो कहते थे कि हम एक शक्ति की पूजा कर रहे हैं, वो कौन है, वो रब है, एंड वो निर्गुण भक्ति करते थे बेसिकली। ठीक है, ही प्रपोज्ड अ सिंपल वे टू कनेक्ट टू द डिवाइन बाय रिमेंबरिंग द डिवाइन नेम। और उन्होंने क्या कहा कि आप भगवान का से पास कैसे जा सकते हो, बाय रिमेंबरिंग हिज नेम, उनका नाम लेकर। ही एक्सप्रेसेस आइडियाज थ्रू हिज हाइम्स कॉल्ड शब्द, और उन्होंने अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करा, शब्द से। अभी भी तो गुरुद्वारे में शब्द होते हैं। ठीक है, तो पाठ करने से, शब्द करके हम जो है भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ द रीजन एंड सैंग विद डिफरेंट रग्स। ठीक है, तो जो शब्द होते हैं वो लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेजेस होंगे रीजन के अकॉर्डिंग, और उनका जो है उनको गाया जाता है तो अलग अलग राग चलते हैं उनमें। ही ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स इनटू अ कम्युनिटी, उन्होंने अपने फॉलोअर्स की कम्युनिटी बनाई थी। उन्होंने उनके एक पर्टिकुलरली रूल्स रखे थे कुछ, और उन्होंने उनको कहा था कि ये मेरी संगत है। ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसाइपल, उनका एक डिसाइपल वो अपने बनाते हैं, यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में उनके स्टूडेंट हो गए वो। ठीक है, उनके डिसाइपल, उनका नाम था अंगद, और वो आगे उनके सक्सेसर भी थे। ठीक है, कि उनके बाद वो गुरु बनेंगे। गुरु नानक देव जी डिड नॉट वांटेड टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन, गुरु नानक देव जी को कोई न्यू रिलीजन एस्टैब्लिश नहीं करना था। कैसे रिलीजन बनता है तो ये जानते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, गुरु नानक देव जी की डेथ के बाद में जो उनके फॉलोअर्स थे वो खुद को फेमिलराइज नहीं कर पाते, खुद को अलग मानते हिंदू से और मुस्लिम से, एंड दैट्स हाउ सिख जो है वो एमर्ज होते हैं। अभी क्या होता है, जो 5th प्रिसेप्टर थे, यानी कि जो 5th गुरु हैं हमारे, गुरु अर्जन देव जी, वो क्या करते हैं, जो गुरु नानक देव जी और जो बाकी गुरु हैं उनके जितने भी शब्द थे उनको जो है कंपाइल करते हैं इन द आदि ग्रंथ साहिब, और जिसको हम गुरबानी कहते हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने गुरु नानक देव जी के और बाकी देवों के तो शब्द लिखे ही थे, साथ ही के साथ में उसमें कबीर की भी कुछ बातें थी, उसमें रविदास जी जो पोएट थे उनकी भी बातें थी, और बाबा फरीद की भी कुछ बातें जो है हमारे आदि ग्रंथ साहिब में ऐड करी गई थी। फिर क्या होता है, फिर जो 10th गुरु हैं हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने क्या करा, जो 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनकी कंपाइलेशंस को भी ऐड करा, एंड फाइनली बनता है हमारा गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, एंड देन क्या होता है, जो गुरु गोबिंद सिंह जी है वो खालसा पंथ की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, आर्मी ऑफ प्योर, जिसमें जो है 5 चीज़ों को जो है 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, जो हम सभी को पता है। यानी कि जो है बालों को नहीं कटवाना है, जो सिख फॉलो करते हैं दे वेयर टर्बन, बालों को नहीं कटवाना होता है। साथ ही के साथ में जो है आप लोगों को जो है कड़ा पहनना है, हेयर रखने हैं, पेयर ऑफ शॉर्ट्स पहनना है, डगर पहनना है। ठीक है, और एक कंघा अपने पास में रखना है। तो ये मिलाकर जो है हमारा सिखिज्म जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा गुरु नानक देव जी के बारे में। अब आएगा गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमें पढ़ना है मीराबाई के बारे में। ठीक है, तो मीराबाई कौन है गाइस, तो मीराबाई बेस्ट नोन वुमेन पोएट, अभी तक आपने जितनी भी पोएट के बारे में पढ़ा ना वो मेल थी, ये बेस्ट नोन वुमेन पोएट है भक्ति ट्रेडिशन की। एंड ये कौन थी, ये एक राजकुमारी थी मेड़ता की इम्भाईवाड़। ठीक है, शी वॉज मैरिड टू अ प्रिंस इन सिसोदिया क्लैन, इनकी शादी हुई थी एक राजकुमार से सिसोदिया क्लैन के। बट गाइस शी डिफाइड हर हस्बैंड, वो अपनी मैरिड लाइफ के जितनी भी उनकी ड्यूटीज़ थी एज अ मदर एज अ वाइफ पूरी नहीं कर पाती थी। रीज़न बिकॉज वो बहुत बड़ी भक्त थी, वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत बड़ी डिवोटी थी किसकी, कृष्ण जी की। ठीक है, विष्णु जी के जो अवतार है कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा जी की बहुत बड़ी डिवोटी थी। वो अपने आप को कृष्ण जी की क्या मानती थी, बिलवेड मानती थी। वो उनको जो है उनकी भक्ति में लीन रहती थी मीराबाई। ठीक है, तो वो जब उनकी शादी भी होती है तो वो सब ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर पाती हैं, एंड वो जो है कृष्ण जी की भक्ति में ही हर समय लीन रहती थी। ठीक है, तो शी रिकॉग्नाइज कृष्णा जो अवतार है विष्णु जी के एज हर लवर। वो उनको अपने आप को क्या मानती थी कि वो कृष्ण जी की कौन है, बिलवेड है। वो बहुत प्यार करती थी कृष्ण जी से, और हर समय उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी है, हेम्स लिखी हैं, एंड वो हर समय कृष्ण जी की भक्ति करती थी। ठीक है,
अब उनके इन लॉज ने एक बार उनको पॉइजन करने की भी कोशिश की थी, बट वो पॉइजन कर नहीं पाते हैं उनको, क्योंकि यस लॉर्ड कृष्णा सेव्ड हर। एंड देन जो है फिर वो वहाँ से भाग जाती हैं एंड फिर वो वॉन्डर करती है। आप सोचो एक राजकुमारी, वो इतनी ज़्यादा भक्ति में लीन थी कृष्ण जी की, दैट वो अपना राज घराना सब कुछ शी लेफ्ट एंड वो वॉन्डर करती हैं। एंड जब वो वॉन्डर करती हैं तो वो बहुत सारी कविताएं लिखती हैं, भक्ति करती हैं कृष्ण जी की। एंड साथ ही के साथ में जो है बहुत, अगर आप उनकी पोइट्री पढ़ोगे, अगर उनके सॉन्ग्स पढ़ोगे जो कंपोज करे गए हैं फॉर लॉर्ड कृष्णा, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सप्रेशन है ऑफ हर इमोशंस। और एक और चीज़ जो है वो क्या होती है कि बाद में जो है जो हमारी मीराबाई हैं, उनके ना काफ़ी बहुत फेमस प्रिसेप्टर, यानी कि उनको मानने वाले आगे उनके डिसाइपल्स बन जाते हैं। उनमें से एक है रायदास। अब जो रायदास थे वो लेदर वर्कर कम्युनिटी के थे, और लेदर वर्कर कम्युनिटी मतलब कि वो अनटचेबल्स थे, उस ज़माने में वो अनटचेबल्स माने जाते थे। बट मीराबाई उन्हें अपना फॉलोअर बना लेती है। दैट मीन्स वो राजपूत होके, ठीक है, वो प्रिंसेस होके, राजकुमारी होके ये पॉल्यूशन के नोशन को सपोर्ट नहीं करती थी, कास्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती थी। शी हैड डॉन्ड द वाइट रोब्स ऑफ अ विडो। वो खुद को जो है कभी वाइट कपड़े पहनती थी या फिर सैफरन रोब पहनती थी ऑफ रिनाउंसर। ऑल्दो शी डिड नॉट अट्रैक्ट अ सेक्ट और अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। ऐसा नहीं कि मीराबाई के बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए, बट वो बेस्ट नोन वुमेन पोएट है सेंचुरीज की, और उनके बारे में हमें जो कुछ भी पता चला है वो उनके भजन से पता चला है, ठीक है। तो विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब बस लास्ट टॉपिक आता है आपका रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन। यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे हिस्टोरियंस के पास। जो ये पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है, तो कहाँ से हिस्टोरियंस को पता चला ये सब, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी उनको ये चैप्टर को बनाते हुए या ये सब जानकारी जानते हुए, ठीक है। तो हिस्टोरियंस ने बहुत सारी रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सोर्सेज यूज़ करे, जैसे कि स्तूपाज, मोनेस्ट्री, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ उन्होंने टेक्सचुअल रिसोर्सेज को यूज़ करा, लिखित डॉक्यूमेंट को, जिनमें आते हैं लिटरेचर, जैसे उन्होंने तमिल वेदा को पढ़ा, हेगियोग्राफीज को पढ़ा, उन्होंने लिग्यार्ड्स के वचनास को पढ़ा, वहां से उनको आंसर मिला इन सभी बातों का। दे रेंज फ्रॉम द सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ द वचनास ऑफ बासवाना, यानी कि जो वचना की लैंग्वेज थी वहां से लेकर जो बहुत डिफिकल्ट मुगल फरमान होते थे, वहां से उन्होंने ये वाली हिस्ट्री को पता लगाया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच टाइप ऑफ टेक्स्ट रिक्वायर डिफरेंट स्किल। अब देखो वो हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी मुश्किल रहता था कि कभी वो कौन सी भाषा समझ रहे हैं, वचनास की भाषा समझ रहे हैं, कभी उन्हें बहुत डिफिकल्ट वाली जो फरमान्स में भाषा लिखी गई है मुगल एम्परर के, वो समझनी होती थी। तो इसीलिए जो भी हिस्टोरियंस होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें फेमिलियर होना चाहिए अलग अलग लैंग्वेजेस से, क्योंकि ये चैप्टर में हमने जितनी भी बातें पढ़ी है ना, हमने टेक्सचुअल रिसोर्सेज को स्टडी करा है, हमने कविताएं पढ़ी होंगी इन लोगों ने, तब उन्होंने कबीरदास के बारे में पता लगाया, उन्होंने जो है वचनास पढ़े, उन्होंने तमिल वेदा पढ़ा, उन्होंने फरमान्स पढ़े। तो पढ़ने के लिए क्या है, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज से फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि वो काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज की होती थी, तो उनसे फेमिलियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, तभी हिस्टोरियंस ये सब पता लगा पाए। तो विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब ये चैप्टर वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर था, देखो हमने कितनी जल्दी कंप्लीट कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे आएंगे वो आएंगे अलवर्स पे, नयनर्स पे, भक्ति मूवमेंट पे, सूफी ट्रेडिशन में जो खानकाज के अंदर कैसे सिस्टम चलता था उस पर आएंगे आपको, और साथ ही के साथ में मीराबाई, गुरु नानक देव जी, कबीरदास जी, उन पे भी आएंगे। तो पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कैसे आप इजीली लर्न कर सकते हो, तो उसके लिए इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन कर दिया है, प्रिंट करवा दिया है, प्रिंटेड है वो, उनको आप जाके चेक कर सकते हो, उन्हें सेव कर लेना, उन क्वेश्चन को एग्जाम के लिए ज़रूर परफॉर्म करना। तो इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है जहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, साथ ही के साथ में नोट्स भी गिवन है, और मैं उन वाले क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी क्रिएट कर दूंगी जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो मैं चलती हूँ बाबा, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे अगर बाकी चैप्टर्स पढ़े तो जाके मेरे चैनल चेक कर सकते हो, और अगर नोट्स चाहिए तो भी मेरा चैनल चेक कर सकते हो। हैंड रिटेड प्रिंटेड नोट्स गिवन है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन की ऑफ क्लास 12 और इंग्लिश ऑल्सो, तो आप जाके पढ़ सकते हो।